अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर किसी को हमारा बोलना प्रॉब्लम देता है तो माज़रत खाएं। आप लोग इस टाइम चैनल न्यू ऑल ऑडियो उर्दू नावल पे हैं और हम हैं हिबा आपकी होस्ट। हम नावल हवाएं रुख बदलती हैं को रीड आउट करेंगे। चूँकि ये नावल हमने पहले नहीं पढ़ा तो हम देखेंगे कि नावल कैसा है, ठीक है। और इसके साथ ही एक कंप्लीट नावल भी अपलोड हो गया है, लॉन्ग सा, वो 742 पे अपलोड होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको और हमें ये नावल पसंद आएगा। चलें रीड करते हैं। ज़रिश्क नूर का ये नावल है और चले आए फिर नावल को स्टार्ट करते हैं। बेलों के पत्तों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। खुशगवार मौसम का असर था कि बेलों की सब्ज़ रगों से नन्हे नन्हे फूल झांकने लगे थे। कुछ देर कबल जमकर बारिश बरसी थी, जिसकी ठंडक से सूरज की तपिश सर्द पड़ गई थी। ब्लू जीन्स पर प्रिंटेड शर्ट पहने, बेतरतीबी से बाल कैचर में मुकीद किए दीदम कमाल दिन के 1 बजे उठकर आकर लाउंज में पड़े सोफे पर लेटकर फिर से आंखें मूंद ली। ज़ारा खातून को इसकी ये हरकत नागवार गुजरी, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोली थी। अम्मा, क्या वक्त हुआ है? ज़्यादा नहीं हुआ, बस दिन के 1 बज रहा है। इसकी आंखें पट से खुल गई। क्या 1 बज गया है? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? और ज़हरा खातून हैरान होकर बेटी को देखने लगी। क्यों, तुमने कौन सा पहाड़ खोदना था? अम्मा, आज मेरा इंटरव्यू है एक 5 स्टार होटल में। इसकी बात पर वो खुलकर हंसी। दीदम, पिछले 2 माह से तुम हर दूसरे दिन कहीं इंटरव्यू के लिए जा रही हो, लेकिन अभी तक तो तुम्हें किसी ने नौकरी दी नहीं। मैं कहती हूँ लड़की, घर में बैठो, घरदारी सीखो। वो इनकी बात सुनी अनसुनी करती अपनी तैयारी में लगी रही। जीन्स के ऊपर इसने कोट पहना और पाँव में बारीक हील वाली जूती पहनकर माँ के गले में बाजू डालकर इनके गाल पर बोसा देकर बाहर निकल गई। वह इस वक्त तुर्की के शहर अजमेर में मुकीम थे। अजमेर इस्तांबुल और अंकारा के बाद तुर्की का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ खिलाफत उस्मानिया के दौर के बहुत से तारीखी मकामात हैं। यहाँ साहल समुंदर भी है। ये एक नहायत ही खूबसूरत शहर है। दीदम कमाल के वालिद कमाल हसन ने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा तुर्की में गुजारा। दीदम की पैदाइश भी तुर्की की ही थी। इसका नाम भी इनके एक तुर्किश दोस्त मोहम्मद खिलजी ने रखा था, लेकिन इसकी पैदाइश के कुछ अरसे के बाद इनकी पोस्टिंग ईरान में हो गई और फिर मुल्कों घूमते वो 15 साल के बाद एक बार फिर से तुर्की पहुँच आए थे। वो पाकिस्तानी सफारत खाने में अहम ओहदे पर फाइज थे। दीदम और रायान इनके 2 ही बच्चे थे। दीदम छोटी होने की वजह से बहुत लाडली थी और थोड़ी बेवकूफ़ भी। वह जब बोलने पर आती है तो फिर किसी को बोलने का मौका नहीं कम ही देती है और जो मुंह में आता है वह बोलती चली जाती है। कमाल अहसन का कहना था कि वो इनके घर की चिड़िया है, जबकि ज़हरा खातून इनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। इनका ख्याल है कि लड़कियों को संजीदा और सुलझा हुआ होना चाहिए। इन दोनों की बहस तो चलती रहती है, इसलिए दीदम कुछ खास नोटिस नहीं लेती थी। वो एक 5 मंजिला नहायत ही दीदा ज़ेब इमारत थी। ये यहाँ के बेहतरीन होटल में से एक था। यहाँ पर इसे अपनी नई बनी दोस्त ज़ैनब ने जॉब के बारे में बताया था। इसने रिसेप्शन पर जाकर अपना तारुफ करवाया और बताया कि वो जॉब के लिए आई है। इसे होटल के 4थे फ्लोर पर जाने के लिए कहा गया। वो जिस वक्त लिफ्ट में दाखिल हुई, इसी वक्त दीदम के सेल पर पाकिस्तान से इसकी इकलौती फुप्पो नाहिद की इकलौती बेटी जमल की कॉल आ गई और अपनी आदत के मुताबिक वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। तभी बेहद खूबसूरत तरकश नकूश सुर्ख सफेद रंगत वाला शख्स लिफ्ट में दाखिल हुआ। जिमल, एक बात बताऊं, ये सारे खूबसूरत लड़के तुर्की में ही क्यों पाए जाते हैं? इश्क नावल वाला सीन ना हो जाए हमारे साथ। अब अपने जन्नत के पत्ते के जहान सिकंदर का जो नक्शा निमरा अहमद ने खींचा था, मुझे तो यार यहाँ हर दूसरा शख्स जहान सिकंदर ही लग रहा है। अब देख लो, ये जो साहब इस वक्त मेरे साथ लिफ्ट में है, क्या बताऊँ यार, क्या खूबसूरती है। वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई क्योंकि इसने इस शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट आते देखी थी। फिर इसने अपना वहम जाना और बात जारी रखी। यार, तो अगले हफ्ते की जगह कल ही आ जाओ। मैंने तो तुम्हारे लिए तुम्हारे सपनों का शहजादा ढूंढ लिया है। तभी लिफ्ट की रुकी और वह शख्स के पीछे लिफ्ट से बाहर निकल गई। चलते चलते वो शख्स रुका। अपने ध्यान में चलती दीदम से टकराते टकराते बची। अरे जिमल, इसकी बात दरम्यान में ही रह गई। जब सामने वाले को बेहद शस्ता उर्दू में कुछ कहते सुना, इसकी तो सीटी ही गुम होगी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या कह रहा है। मैडम, सिर्फ तुर्किश लड़के नहीं, पाकिस्तानी लड़के भी खूबसूरत होते हैं। और आप ये जो अपनी दोस्त को बता रही है ना कि आपने इसके लिए शहजादा ढूंढ लिया है, पहले इस शहजादे से भी पूछ लें कि कहीं वो शादीशुदा तो नहीं है। जी। अपनी कहकर वो शख्स रुका नहीं था, जबकि फ़ोन की दूसरी तरफ सब कुछ सुनती जीमल पेट पकड़ कर हंस रही थी। हंसी तो हमें भी आ रही है।
उन लोगों के साथ तो फ़नी हुआ था, इसके साथ ज़्यादा ही फ़नी हो गया है। और सदा की भुलक्कड़ दीदम हक्का बक्का खड़ी थी। वो सामने बैठ बने काउंटर की तरफ चली आई थी और लड़की को अपने आने की वजह बताई। इसने इशारे से दीदम को सामने बने कमरों में से एक में जाने के लिए कहा। वो दस्तक देकर जिस वक्त रूम में दाखिल हुई, सामने बैठे शख्स को देखकर इसका दिल चाहा अपना सर पीट ले। वो वही लिफ्ट वाला आदमी था। लग ही रहा था मैं। मुकाबल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट धराई। जी बैठे मैडम। वो खुजल सी होकर बैठ गई। इसको कुछ याद नहीं था कि इसने क्या कहना है। जी तो मैडम, नॉवेल्स पढ़ने के अलावा आप और क्या करती हैं? इसकी बात पर वो तब पी गई। ओ हेलो मिस्टर, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, रिश्ते के लिए नहीं। ये आपके सामने पड़ी है मेरी फाइल। इसमें मेरे सारे क्वालिफाई, आई थिंक, मतलब वर्ड ब्रेक हुए हैं। जहाँ पे ये नहीं आती वो ब्रेक हो गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है शायद दर्ज हैं। अगर आपके म्यार पर पूरी उतरती हूँ तो दे नौकरी, नहीं तो आपकी अपनी राह और मेरी अपनी। जुहान सिकंदर ने हाथ में मौजूद फाइल जोर से सामने पड़े टेबल पर पटकी। मैडम उठाएं ये फाइल और निकले यहाँ से। 4-9-2-11। वो अभी तो सिकंदर मुस्तफ़ा का इकलौता पोता था, करोड़ों की जायदाद का एक अकेला वारिस। इसे ऐसे लहजे सुनने की आदत नहीं थी। इसके सामने तो हर वक्त लोग मुअद्दब बने खड़े काम करते हैं। इसका भी मीटर घूम गया। दीदम ने दांत पीछे और छिड़पने के अंदाज में फाइल उठाई और इसे घूरती हुई दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जुहान सिकंदर ने लंबे लंबे सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गया। वह घर में दाखिल हुई तो सख्त मायूसी का शिकार थी। इसने हाथ में पकड़ी फाइल जोर से टेबल पर पटकी और ऐलान किया कि वह मजीद जॉब की तलाश में खुआर नहीं होगी और अम्मा के साथ किचन में इनकी भरपूर मदद करेगी। और ज़हरा खातून इसकी मदद की बात पर होल गई, क्योंकि एक बार पहले भी इसने इनकी मदद का फैसला किया था। फिर जितने दिन इसने किचन में ज़हरा खातून की मदद की थी, वो इनके कामों में इजाफा ही करती रही थी। पहले दिन इसने ऐलान किया था कि वह आज सबके लिए अंडे फ्राई करेगी। ज़हरा खातून कुछ देर के लिए कमरे में गई और इसकी चीखें सुनकर भाग ही चली आई, जहाँ ज़मीन पर पड़ा अंडा और पैन अपनी नाकदरी पर रो रहे थे, जबकि कुछ फासले पर घुटनों पर सर रखे बैठी दीदम आंखों में आंसू लिए पाँव पकड़े बैठी थी। जब हमने फर्स्ट टाइम किया था ना, तब हम 5th क्लास में थे। और मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, तो वो छींटे पड़े थे, ऐसे कुछ भी, बट इतना भी नहीं था। ये तो इतनी बड़ी है। और फिर कई दिन इन्हें इसकी तीमारदारी भी करनी पड़ी। वो ट्रैक पर भाग रही थी, कानों में ईयरफोन्स लगाए वो भागने के साथ गुनगुनाने का शुगल भी जारी था। ए मेरे वतन, तेज़ कदम तेज़ कदम तेज़ कदम हो, फिर तुझसे मिलाएं वो कदम जिसमें के दम हो। वह शफकत अमानत अली का भरपूर साथ दे रही थी। ये जाने बिना के पास से गुजरते लोग इसे मुस्कुरा कर देख रहे थे। सुबह की खुनक हवा में भी इसका वजूद पसीने से शराब उठा। अवाइल सरमा का सूरज ऊंचा होकर इस पागल लड़की को देख रहा था। जॉगिंग समय वो नावल याद आ गया, ब्लैक डेविल, जो इस और ट्रैक पर भागते अपने आप में मगन खूब इंजॉय कर रही थी। भागते भागते वो बहुत ज़ोर से किसी से टकराने के नतीजे में सामने मौजूद शख्सियत ज़मीन बोस हो चुके थे। दीदम तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ी और सहारा देकर इन्हें करीबी बेंच पर लाकर बिठाया। वो एक 70-80 साल के बुजुर्ग थे। बाल पूरे काले नहीं थे तो सफ़ेद भी नहीं थे, दाढ़ी अलबत्ता सारी सफ़ेद थी। ओवरऑल वो एक सोबर शख्सियत के मालिक थे। दीदम भी अभी थक चुकी थी, इसलिए इनसे माजरत करती हुई इनके साथ ही बेंच पर बैठ गई। और ये था दीदम कमाल और सिकंदर मुस्तफ़ा की दोस्ती का आगाज़। सर आप अकेले क्यों निकले हैं घर से? वो जुहान सिकंदर के दादा की, आई थिंक, इसने इंग्लिश में इनसे पूछा। तुम पाकिस्तानी हो? सिकंदर मुस्तफ़ा ने उर्दू में सवाल किया। आप भी पाकिस्तान से हैं? वो पुरजोश होकर बोली। जी बेटा, शुक्र है कोई अपना भी मिला है। अरे फिर मेरे साथ ये सुनिए ना ज़रा। और फिर इसने मोबाइल से हैंड फ्री निकाल दिए और फ़ज़ा में मेरे वतन की सदाएं गूंजने लगी। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है तुम्हें, आपको नहीं है? इसने जवाब की जगह इनसे सवाल पूछा। बहुत है, रग रग पाकिस्तान की मोहब्बत से भरी है, लेकिन पाकिस्तान में रहना बहुत कम ही नसीब हुआ है। वो बहुत हसरत से बोल रही थी। मेरे अब्बा ना पाकिस्तानी सफारतकार हैं, तो बस कभी कहाँ और कभी कहाँ मुल्क को घूमते घूमते ही आधी ज़िंदगी गुजर गई। दादाजी चलें? दीदम को अपनी पुश्त पर आवाज़ सुनाई दी। इसने रुख मोड़ कर देखा और गुस्से की एक लहर इसकी रगरोपे में दौड़ गई थी। सामने वाली की नज़र जब इस पर पड़ी तो इसकी आंखों में नागवारी छा गई। ओके बेटा, अभी मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। और हाँ, इससे मिलो, यह है मेरा पोता जुहान सिकंदर। दीदम कमाल ने इनका दिल रखने के लिए इसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम बेतासर था। वह एहतराम से इनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया, जबकि दीदम कमाल एक गहरा सांस भरकर अपने घर की तरफ चलती। कमाल हसन का ख्याल था कि दीदम कमाल एक सितारा है जो टूट कर इनके आंगन में आ गिरा है। इनकी इस बात पर रायान और ज़हरा खातून दीदम का खूब रिकॉर्ड लगाते थे। कमाल हसन साहब, ये टूटा तारा हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, इसे अगले घर भी जाना है। लड़कियों के लिए हद से ज़्यादा प्यार इन्हें कमज़ोर कर देता है
और हद से ज़्यादा आज़ादी लड़की को बागी बना देती है। ज़हरा खातून की बातों से वो इत्तेफाक नहीं करते थे। ज़हरा खातून बेटियां आंगन की चिड़ियां होती हैं, कल क्या जाने इन पर कैसा वक्त आता है, लेकिन हम इनका आज तो महफूज कर सकते हैं। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक आगे वो जाने और इनकी किस्मत। ज़ुहान सिकंदर के बेहतरीन दोस्त आरब की आज शादी थी और इसने बहुत इसरार करके इसे और सिकंदर मुस्तफ़ा को बुलाया था। ज़ुहान सिकंदर के वालिद सिकंदर मुस्तफ़ा की इकलौती औलाद थे। सिकंदर मुस्तफ़ा के ही साल पहले तुर्की आए और पर यहीं के होकर रह गए थे। ज़ुहान की दादी और वालदा दोनों ही तुर्किश थे। इसके माँ और बाप की एक एक्सीडेंट में मौत वाक़या हो गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था। इसका ननिहाल यही था, लेकिन वो बस अपने दादा के करीब था। इसे इनसे बहुत मोहब्बत थी। सिकंदर मुस्तफ़ा ने बहुत दौलत कमाई थी। इनके बहुत से होटल और रेस्टोरेंट चल रहे थे। कुछ लम्हे खास होते हैं जिनके दामन में ढेरों मसरतें हलकोरे ले रही होती हैं, लेकिन ये लम्हे इंसान तलाश करते हैं और कभी ये खुद इंसानों को खोज लेते हैं। कुछ ऐसे ही लम्हे थे ये, जब सिकंदर मुस्तफ़ा के साथ खड़े ज़ुहान सिकंदर की एक बिल्कुल सरसरी और गैर अरादी सी नज़र ऊपर उठी तो लाशौरी तौर पर उठी ही रह गई, ठहर गई, एक नुक्ते पर जाकर पलट सकती है पर कुछ वक्त लगता है। मूव और ग्रीन कलर के शरारा सूट में वो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। इससे सिर्फ एक पल लगा था इसे पहचानने में। इसके काले बाल पुश्त पर लहरा रहे थे। लिपस्टिक से होंठ और सूट का हमरंग दुपट्टा शाने पर फैलाए दीदम कमाल हसन कमाल ही लग रही थी। कमाल हसन के दोस्त के बेटे की वलीमे की तकरीब थी और ज़हरा खातून ने आज इसे खूब तैयार किया था, वरना तो वह जहाँ जाती सर झाड़ मुँह फाड़ उठाकर चली जाती। इन्हें इसका ये सर पर स्कार्फ लेना भी कुछ खास पसंद नहीं था, जबकि आज दीदम कमाल अपनी ड्रेसिंग को लेकर झंझलाई हुई थी। इतना भारी सूट, मेरी माँ का बस चले तो शादी से पहले मुझे धुंधला बना दे। आज बस चल ही गया। कल ही पाकिस्तान से लौटी जीमल इसके अंदाज पर हंसकर बोली थी। क़यामत लग रही हो। ज़ुहान सिकंदर की स्पार्ट निगाहों में न जाने कैसा इश्तियाक उभरा। वो न चाहते हुए भी लम्हों के फ्रेब में उलझा बेबस हुआ था। फिर वो इसे खुशगवार हैरत से अपनी तरफ आती दिखाई दी और इसने देखा वो बहुत खुशी से सिकंदर मुस्तफ़ा से मिल रही थी। वो हल्का सा झुककर हंसते हुए इन्हें कुछ बता रही थी और बेनियाज बने ज़ुहान सिकंदर की आंखों में खुशगवारियत थी। खनकती हंसी, शरीर लहजा, शफाफ मुस्कुराहट, बातों से छलकती अपनाहियत। वो बेज़रत सी लड़की अगर इसकी पसंद थी तो वाकई में इसकी पसंद ऐसी ही होनी चाहिए थी। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ज़ुहान सिकंदर आज तक किसी के आगे ना ही झुका था और ना ही झुकना इसे पसंद था, जबकि दीदम कमाल अपने नाम की एक ही थी। अब इस मोहब्बत का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। गुलाबी रंग के नफीस से कढ़ाई वाले ट्राउजर शर्ट में मलबूस, सर पर दुपट्टा लिए, गुलाबी लिपस्टिक लगाए वो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। खैरियत, आज कहाँ जाने की तैयारी है? मुझे जॉब मिल गई है। अच्छा? ज़हरा खातून ने अच्छा को लंबा खींचा। जी, पिछले दिनों में जो इंटरव्यू देती रही हूँ, एक जगह से आज कॉल आई है। क्या काम है? ऑफिस वर्क है। और सैलरी कितनी होगी अभी तो पता नहीं। जो भी हो मैंने ये जॉब करनी ही करनी है। अब घर बैठ के करूँगी भी क्या? जमल को भी जॉब मिल गई है, इसने माँ को इत्तला दी। अच्छा, इसकी जॉब की नवीयत क्या है? ये तो मुझे नहीं पता। ओके, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह। धूप की तमाज़त महसूस करके अचानक ज़ुहान सिकंदर बेदार हुआ था। कमरे में दादाजी को पर्दे साइड पर करते देखकर कसमसा कर रह गया। उठ भी जाओ बरखुरदार, 8 बज गए हैं। इनकी आवाज़ कमरे में गूंजी तो इसने मंदी मंदी निगाहों से सिकंदर मुस्तफ़ा को देखा और फिर तकिया मुँह पर धर कर इसके ऊपर वाला बाजू रख लिया। उफ दादाजी, सोने देना। ज़ुहान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आज मैं तुम्हारे साथ इसमें तुम साथ चलोगे? अच्छा। वो ना चाहते हुए भी उठकर बैठ गया। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो वो नाश्ते की टेबल पर इसका इंतज़ार कर रहे थे। नाश्ते के दौरान दोनों में हल्की फुल्की गुफ्तगू चलती रही और फिर दोनों जाने के लिए उठ खड़े हुए। आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढका हुआ था। हल्की फुहार ने मौसम को और खूबसूरत बनाया हुआ था। ज़ुहान सिकंदर मुस्तफ़ा सिकंदर को ड्रॉप करके गाड़ी पार करने चला गया। वो वापस आया तो मुस्तफ़ा सिकंदर अंदर जा चुके थे। वो भी गहरी सांस फ़ज़ा के सुपुर्द करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। वह तेज़-तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ा था, तभी राहदारी का मोड़ मुड़ते हुए वो आगे से आती दीदम कमाल को न देख सका और दोनों में एक ज़ोरदार टक्कर हुई। ये टक्करें ही हुई जा रही है इनमें। छोटे होते थे तो कहते थे टक्कर हो गई है, एक बार और टकराओ सर में वरना सींग निकल आएंगे। क्या ही फजूल बातें करते थे छोटे होते हैं। दीदम को महसूस हो रहा था जैसे किसी पत्थर से सर फोड़ लिया हो। ओ आई एम सॉरी मैम। वो जल्दी से बोला और दीदम कमाल को देखकर इसका मूड खुशगवार हो गया, जबकि दीदम इट्स ओके कहकर आगे बढ़ गई। ज़ुहान सिकंदर की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वो बालों में उंगलियां चलाता गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि गिलास वाल से देखते मुस्तफ़ा सिकंदर कुछ सोच कर मुस्कुरा दिए।
कल संडे होने की वजह से वो आज खुशी खुशी घर लौटी थी। वो घर में दाखिल हुई तो ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों पर ठिठक कर रुक गई और आहिस्ता से चलती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे से झांक कर देखा तो सामने मुस्तफ़ा सिकंदर को देखकर वो खुशगवार एहसास में गिरी अंदर आई। वो सलाम करती हुई अंदर दाखिल हुई तो मुस्तफ़ा सिकंदर खुश दिली से खड़े हो गए और इसके सर पर हाथ रखा। अरे सर, आप यहाँ कैसे? बेटा, आप इन्हें जानती हैं? जी अब्बा, हमारी ना पार्क में मुलाकात हुई थी। इसकी बात पर कमाल हसन इस बात में सर हिलाया। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बात का आगाज़ किया। देखें बेटा, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है और इसीलिए मैं अपने पोते के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। इनकी बात पर कमाल हसन खामोश हो गए जबकि दीदम ने भी सर झुका लिया। सर, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है, लेकिन दीदम का निकाह मेरे भतीजे से हो चुका है। वो अमेरिका में है और इसकी वापसी पर रुखसती होगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? कमाल हसन की बात सुनकर वह खामोश हो गए और फिर दीदम को ढेरों दुआएं देते हुए चले गए। देखिए कमाल, अब आप भाईजान से बात कर ले और इनसे पूछे कि अरसलान कब आएंगे। इसे गए 7 साल हो गए हैं और हम कब तक इसका इंतज़ार करते रहेंगे? अगर वो नहीं आता तो हमारी बेटी को आज़ाद कर दे। हम कब तक इसके नाम पर इसे बिठा कर रखेंगे? माँ की बात सुनकर वो अपने कमरे में चली आई और अपने हाथों की तीसरी उंगली में पहनी रिंग को घुमाने लगी। 7 साल पहले जब वो 17 साल की थी, वो अपने माँ बाप के साथ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान गई थी और वहाँ पे ही इससे पूरे 10 साल बड़े अरसलान जमाल से इसका निकाह कर दिया गया। वो भी अरसलान जमाल की मर्जी के खिलाफ वो अपने मामू की बेटी सामिया से शादी करना चाहता था, लेकिन जमाल ताया ने इसे अपनी कसम देकर दीदम से निकाह पर मजबूर कर दिया। जबकि दीदम को अपना वो सोबर और बेइंतहा खूबसूरत कज़न बहुत पसंद था। इसे जब पता चला कि वो हमेशा के लिए इसका होने वाला है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दीदम से इसके ताया और ताई बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन दीदम और अरसलान के निकाह के बाद इसकी ताई का रवैया अक्सर तब्दील हो गया। वो अरसलान की शादी अपनी भतीजी से करना चाहती थी, लेकिन जमाल साहब के सामने इनकी एक ना चली। निकाह के बाद अरसलान का इसके साथ रवैया पहले जैसा ही रहा, लेकिन जाने से एक रात पहले वो दीदम के कमरे में आया तो इसका दिल खुशफहम हुआ। वो बहुत संजीदा लग रहा था और फिर वो दीदम को समझाने लगा जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं। देखो दीदम, तुम अभी छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं, हम दोनों में बहुत एज डिफरेंस है। मैं सामिया को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। मुझे समझदार और संजीदा लड़कियां पसंद हैं, जबकि तुम में बहुत बचपना है। तुम अभी बहुत छोटी हो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए है जो सोसाइटी में मेरे साथ मूव कर सके, जबकि तुम्हें चाचू ने हद से ज़्यादा लाड की वजह से तुम कभी आगे नहीं निकल सकोगी। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो चला गया और दीदम को एक पिंजरे में कैद कर गया, जैसे लोग मोहब्बत कहते हैं, और वो अब इससे आज़ाद भी नहीं होना चाहती थी। लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ सामने हंसती मुस्कुराती है। वो अपना दुख भुला कर बस इनके लिए जी रही थी। अच्छा, एक नावल है, मैं नावल का नाम नहीं बताऊंगी, वो मैंने बहुत पहले पढ़ा है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे वापस पढूं। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग ना जानते हो या जानते हो, बट मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे वापस पढूं। मतलब मुझे वो अच्छा लगा था। मुस्तफ़ा सिकंदर जिस वक्त घर में दाखिल हुए, जुहान सिकंदर टहलता हुआ इनका इंतजार कर रहा था। इन्हें देखकर वो भागता हुआ इनके करीब आया। दादाजी, क्या कहा इन लोगों ने? और मुस्तफ़ा सिकंदर ने जुहान की आंखों में उम्मीद के दिए जलते देखे। इसका हर अज़ू कान बन गया था। दादाजी बताएं ना बेटा, इसका निकाह हो चुका है। इनके जवाब पर इसके चेहरे पर एक साया सा आकर लहराया था। ओए अल्लाह बेचारा। कमाल हसन बहुत खुश थे। उन्होंने जमाल हसन को कॉल करके अरसलान के बारे में पूछा था और जमाल हसन ने बताया था कि अरसलान इसी हफ्ते तुर्की आ रहा है, इसकी कोई मीटिंग है और वो आपके यहाँ ही रुकेगा। कमाल हसन बात पे बात मुस्कुरा रहे थे। इस्तांबुल से रायान भी आया हुआ था और इनकी खुशी का ही कोई ठिकाना ना था। कमाल हसन के बरक्स दीदम बहुत परेशान थी। इसके आने का सुनकर ही इसे होल उठ रहे थे। इसे लग रहा था कि 7 साल का रिश्ता बस सब खत्म होने को है। वो घर में भी बुलाई बुलाई फिरती थी, काम पर भी इसका ध्यान कम ही होता था। हर रोज़ वो कुछ ना कुछ उल्टा कर रही थी। रोज़ ही वो अपने बॉस से डांट खा रही थी। वाइट कमीज शलवार पर ब्लैक कोट पहने, साथ ब्लैक हील वाले जूते पहने जब वो घर से निकली थी, इसे सारा खतून की खुशी से लबरेज आवाज़ आई, दीदम आज जल्दी आ जाना बेटा, आज अरसलान आएगा। इनकी बात सुनकर इसका दिल यक बारगी एक अनजाने खौफ से डूब कर उभरा था और वह उस बात में सर हिलाती बाहर निकल आई। ब्लैक स्कार्फ में से इसके घुंघराले बालों की लटें बाहर निकली हुई थी, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी, जो इसकी आंखों के किनारे से टकराते हुए इसकी खमदार पलकों से उलझ रहे थे। वह जिस वक्त अपने ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हो रही थी, इसे किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। इसने नज़र घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन इसे कोई भी नजर न आया। वो सर झटकती अंदर की तरफ भटक गई, जबकि इससे कुछ फासले पर अपनी गाड़ी में मौजूद जुहान सिकंदर ने अपना सर स्टीयरिंग पर टिका दिया। सारे साइड कैरेक्टर से क्यों मोहब्बत होती है? कोई भी ड्रामा देख ले इंडियन के अलावा, भाई इंडियन में साइड कैरेक्टर को नेगेटिव कर देते हैं। और पाकिस्तान का मुझे पता नहीं, मैं देखती नहीं इतने, के ड्रामा ही देखती हूँ ज़्यादा या नावल्स।
सारे साइड कैरेक्टर, जो साइड हीरो होता है ना, जब हीरोइन उसके पास नहीं होती ना, मुझे अलग ही रोना आ रहा होता है। वो जानता था वो इसकी दस्तरस से दूर है, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार उसे देखने आया था। वो आज इसे कुछ मजहम्मल दिखाई दी। इससे पहली मुलाकात वाली दीदम और ये दीदम बिल्कुल ही अलग लगी। तभी इसके सैल पर मुस्तफ़ा सिकंदर का नाम जगमगाया। जी दादा जान, जुहान आज सुबह सुबह किधर निकल गए हो? बस ऑफिस के लिए ही निकला हूँ, आज एक मीटिंग है, एक अमेरिकन कंपनी है, इनके नुमाइंदे से। ओके, जल्दी घर आना, आज तुम्हारे मामू के घर जाना है। जी जैसा हुक्म आपका। इसने गाल कट करके मोबाइल कोट की पॉकेट में रखा और गाड़ी स्टार्ट करके इसका रुख अपने ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। दीदम का जल्दी घर जाने का कोई इरादा नहीं था। वो ऑफिस आवर्स के बाद नज़दीकी पार्क में चली आई और वहाँ खेलते बच्चों को दिलचस्पी से देखने लगी। बच्चों को खेलते देखकर इसे भूली बसरी यादें ताज़ा हो गई थी। यह मंजर एहसन वाला का था, जहाँ इस वक्त 17 साला दीदम कमाल और अरसलान जमाल के दरमियान बैडमिंटन मैच जारी था। यह आखिरी सेट था। इससे पहले खेले गए 4 सेट्स में से वो दीदम और दो दीदम और 2 अरसलान ने विन किए थे। घर के सभी लोग मौजूद थे, छोटे बड़े सारे इस वक्त इन दोनों का मैच देखने के साथ साथ चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। बड़ों में सबकी हमदर्दियां दीदम कमाल के साथ थी, जबकि यंग जनरेशन में सब अरसलान जमाल को सपोर्ट कर रहे थे। वो बैडमिंटन का बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन इस वक्त इसका मुकाबला दीदम कमाल से था, जो कि ताकासाकी जापान का एक शहर है। हाँ मुझे पता है, मैं रिसेंटली एक नावल को प्रूफ रीड करी हूँ जो कि बुक फॉर्म में आएगा। उसमें सारी जापान की स्टोरी है से आई थी। वो अपने स्कूल की बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर थी। इसने अरसलान को चारों शाने चित कर दिया था और आखिरकार इसने हार मान ली। दीदम खुशी में भागती हुई आकर कमाल हसन के गले लग गई थी। अरसलान जमाल ने भी इसे सराहाया। इसने सर को एक खास स्टाइल में झटका देकर अपने बालों को पेशानी से पीछे किया और किसी एजाज की तरह इसकी तारीफ वसूल की। वो ज़हरा खातून के साथ जुड़कर बैठ गई थी और फिर तभी हार्न की आवाज़ के साथ एक गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई और इसमें से निकलती शख्सियत को देखकर अरसलान जमाल बेहद खुशगवार मूड के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। दीदम की इसकी तरफ पुश्त थी। इसने खुशी से अरसलान को खड़ा होता देखकर रुख मोड़ कर देखा तो अरसलान के मामू मामी और इनकी इकलौती बेटी सामिया चौधरी पर नजर पड़ी तो इसकी मुस्कुराहट एक पल में सिमटी थी। सब खुश दिली से इसकी तरफ बढ़े थे। वो कमाल अहसन की पाकिस्तान आमद के बारे में सुनकर इनसे मिलने चले आए थे। मिलने मिलाने के बाद सब लोगों ने अपनी अपनी नशिस्तें संभाली और दीदम ने नोट किया था कि सामिया चौधरी अरसलान के साथ रखी चेयर पर बैठी थी। वो बार बार इसे मुखातिब कर रही थी और वह सबकी मौजूदगी में इसकी तरफ देखने से गरेज बढ़त रहा था। काही कलर के कपड़ों पर शानों पर हम रंग दुपट्टा फैलाए, टखनों से ऊपर ट्राउज़र चढ़ाए। ये सख्त जहर लगता है हमें, टखनों से ऊपर ट्राउज़र। नफासत से किए गए मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। दीदम ने इससे नजर हटाकर खुद को देखा। ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट सेबतन किए, दुपट्टे से बेनियाज, घुंघराले बाल शानों पर बिखेरे हुए, पाँव में वाइट कलर के जॉगर्स पहने। इसे अपना आप इसके मुकाबले में बहुत अजीब सा महसूस हुआ। तभी वो इससे मुखातिब हुई, कैसी हो तुम? जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रही हो तुम? मैं एफएससी कर रही हूँ। आप क्या करती हैं? मेरी जॉब चल रही है। ओ अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? जी। वो मुस्कुराई तो दीदम को लगा जैसे इसकी आंखें भी मुस्कुरा रही हैं। इसने इसकी खूबसूरती से नजरें चुराई और फिर इसने देखा वो और अरसलान शेर व शायरी की बातें करने लगे। दोनों के पास ही बहुत मालूमात थी। जिस तरह से वो दोनों सैर हासिल बहस कर रहे थे, दीदम इन दोनों से ही दर्जा मुतासिर थी। फिर छोटी छोटी बातें करते इसे पता ही न चला कि कब इस अरसलान जमाल से मोहब्बत होगी। जिस दिन जमाल हसन ने कमाल हसन से इसका हाथ मांगा था वो तो हवाओं में उड़ने लगी थी, लेकिन ये सब बस कुछ पल के लिए ही था। रात गए इसने बहुत बुरा ख्वाब देखा। डर से इसकी आंख खुली। इसने वक्त देखा तो वो 2 बज रहे थे। इसे शदीद प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने के इरादे से बाहर निकली तो अरसलान जमाल के कमरे से आती आवाज़ों पर इसके कदम सुस्त पड़ गए थे। बाबा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे नहीं कर सकते? मैं सामिया से मोहब्बत करता हूँ और आपने मेरे लिए एक इमेच्योर लड़की पसंद की है। इसे पहनने, ओढ़ने, उठने बैठने किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है। मेरे लिए वो एक छोटी बच्ची है। अरसलान जमाल, अगर इस घर में रहना है तो कल तुम्हारा और दीदम का निकाह है। अभी तो सिर्फ रिश्ता तय किया गया था, लेकिन इसकी बातें सुनकर उन्होंने इसी वक्त इसके निकाह का फैसला किया। कल शाम को तुम्हारा दीदम से निकाह है। अगर तुम ना आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, ये बात याद रखना। दीदम को याद ही नहीं रहा कि वो क्यों आई थी। वो सुस्त कदमों से कमरे में दाखिल हुई और बेड पर गिर गई। इसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। सुबह सवेरे ही इसकी आंख खुल गई। वो नीचे आई तो वह नाश्ता कर रहा था। इसे देखकर इसने नाश्ते से हाथ खींच लिया और मोबाइल कान से लगाए बेरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दीदम की आंखों में आंसू चमकने लगे। इसने फैसला कर लिया वो ये निकाह नहीं करेगी और अभी जाकर माँ बाप को मना कर देगी। वो इस इरादे से माँ और बाप के कमरे में आई, लेकिन आगे बाप की हालत देखकर भूल गई थी कि वो यहाँ क्यों आई थी। वो अपना सीना मसल रहे थे और फिर इसके देखते ही देखते वो बेड पर लुढ़क गए थे। इन्हें गिरते देखकर वो होश की दुनिया में लौटी और चीख चीख कर माँ और बाकी सबको बुलाने लगी। इसकी चीखों की आवाज़ें सुनकर सबसे पहले अरसलान और रायान ही कमरे में दाखिल हुए।
अरसलान ने इसे कमाल हसन से दूर किया और इन्हें उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। इन्हें माइनर सा हार्ट अटैक आया था और बेवक्त हॉस्पिटल पहुंचने से इनकी जान बच गई थी। और फिर अगले दिन शाम को सादगी से इन दोनों का निकाह रखा गया था। सुर्ख रंग के कपड़ों पर सर पर सुर्ख दुपट्टा रखा था, जबकि अरसलान जमाल थ्री पीस सूट में मलबूस था। इन दोनों को साथ लाकर बिठाया गया और निकाहनामे पर दस्तखत करने से पहले इसने अपने बाप की जर्द चेहरे पर एक नज़र डाली और आंखें बंद करके दस्तखत कर दिए। निकाह के बाद अरसलान जमाल सबसे मिलकर इस पर एक निकाह गलत टाले बगैर वहां से चला गया। जबकि वो दरजीदा नज़रों से इसकी पुश्त को देखने लगी, एक फुटबॉल आकर दीदम की गोद में लगा तो वो वापस होश में आई। सामने ही एक लड़का हाथ बढ़ाया इसे फुटबॉल मांग रहा था। इसने फुटबॉल दूर उछाला और एक लंबी सांस भरकर घर की तरफ चलती। रात की स्याही हर तरफ फैल चुकी थी। इसने अपने बैग में से मोबाइल निकाला तो कमाल हसन और रायान की कई एक मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। कुछ सोचते इसने कमाल साहब का नंबर डायल किया और पहली ही बेल पर इसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी। दूसरी तरफ से इनकी पुरजोश से आवाज़ सुनाई दे रही थी, दीदम कहाँ हो तुम बेटा? अरसलान कब का आया हुआ है? अब्बा बस मैं आ रही हूँ। ओके बेटा जल्दी पहुँचो। इसने सिर्फ जी कहने पर इत्तफा किया और एक लंबी सांस फंसा के स्पुर्द करती हुई पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी। घर के करीब पहुंचकर इसके कदम सुस्त पड़ गए। बैल की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले इसने अपने कपड़ों की नादीदा शिकने दुरुस्त की और मुंह पर हाथ फेरते हुए बैल पर हाथ रख दिया। चंद ही पल गुजरे होंगे जब इसे गेट के पास ही ज़हरा खातून की हंसी गूंजी और फिर दीदम के सामने इसका हंसता मुस्कुराता मुतमईन सा चेहरा सामने आया। वो बहुत खुशी से दीदम को बाजू से पकड़कर अंदर ले गई थी। वो मेन रोड से अंदर दाखिल हुई तो सामने वो अपनी असली लापरवाह अंदाज में बैठा कमाल हसन से बातों में मशगूल था। ब्लैक थ्री पीस सूट में वो पहले से भी ज़्यादा डैशिंग और खूबसूरत हो गया था। दीदम की नज़र कुछ पल के लिए इस पर ठहके। वो जानता था कि वो आ चुकी है, लेकिन फिर भी इसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। तभी ज़हरा खातून ने ही इसे मुतवज्जा किया, अरसलान बेटा दीदम से नहीं मिलोगे? इनकी आवाज़ पर इसने पलट कर देखा और पल के झपकना भूल गया। इतना मुकम्मल और सोगवार हुसन इसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तुम तो कह के गए थे वो एक बिचौर बच्ची है, फलाना ढमकाना। वो इस पर नजरें जमाए बड़ी फुर्सत से देख रहा था जब दीदर ने बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में इसे सलाम किया और इसका जवाब सुने बगैर अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। कमरे में पहुंचकर वो कांपते वजूद के साथ बेड पर बैठ गई थी और बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। इसे शख्स के हाथों अपनी तजलील कभी नहीं भूलनी थी और वो इसका पूरा पूरा बदला लेने का इरादा रखती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो जल्दी से रुख मोड़ कर खड़ी हो गई और चुपके से अपने आंसू साफ किए। जब वो इसके सामने आया तो इसके चेहरे पर मसरूही मुस्कुराहट आ गई थी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। अरसलान की आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ा। कहाँ जॉब कर रही हो? एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। क्या नाम है एजेंसी का? SMZ। क्या तुम इस एजेंसी के साथ काम करती हो? तुम्हें यहाँ कैसे जॉब मिल गई? वैसे ही बस इंटरव्यू दिया था तो मिल गई है। तुम जानती हो एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन लोगों का अपना एक होटल चैन भी है जो बहुत से ममालिक में है। अच्छा होगी, मुझे क्या? इसने लापरवाही से कंधे झुकाए। ओके, कल मेरी इनके साथ मीटिंग है तो तुम तो सुबह साथ ही चलते हैं फिर। ओके। वो थोड़ी देर बैठा इसे देखता रहा। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? दीदम ने नफ़ी में सर हिलाया। वो इससे रुख मोड़ के खिड़की में खड़ी बाहर देख रही थी। मुबादा वो इसके चेहरे से कुछ अखज़ ना कर ले। फिर इसने बिल्कुल अपने पीछे इसकी आहट महसूस की तो तेज़ी से पलटी। वो इसके इतने करीब खड़ा था कि दीदम का सर इसके सीने से जा टकराया, लेकिन वो जल्दी ही संभल गई और इससे दूर होते हुए कमरे से निकल गई। खाने की टेबल पर इसने दीदम के साथ वाली चेयर संभाली तो दीदम से नवाला अलग से उतारना मुश्किल हो गया। खाने के बाद चाय का दौर चला। वो कमाल साहब और रायान से बातों में मसरूफ था। दीदम चुपके से अपने कमरे में आ गई। सारा दिन पैदल चल चल कर इसके पाँव दर्द कर रहे थे। वो बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। सुबह इसकी आँख खुली तो गाड़ी पर नजर पड़ते ही वो तेजी से बिस्तर से निकली और अपनी लिखा वैसे इधर गाड़ी है, और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई थी। वो नाश्ता कर रहा था जब वो तेज़ी से अपने कमरे से निकली और इधर उधर देखे बगैर अल्लाह हाफिज़ अम्मा कहती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी ज़हरा खातून ने इसे पुकारा, दीदम नाश्ता करके जाओ। अम्मा मैं पहले ही लेट हो गई हूँ। एक तो ये लड़की बात तो सुनती नहीं है। रहने दे चाची, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, बाहर ही नाश्ता कर लेगी। अरसलान की बात सुनकर वो खुश हो गई थी। वो भागता हुआ इस तक पहुंचा। मैरून कलर के कमीज शलवार पर वाइट कोट पहने, सर पर वाइट स्कार्फ लपेटे, कंधे पर बैग डाले, हाथ में फाइल पकड़े वो तेजी से चल रही थी। ठंड की वजह से इसके चेहरे पर लाली सी बिखरी थी। इसने फाइल बैग में उठेसते हुए दोनों हाथ कोट की पॉकेट में डालने चाहे जब अरसलान ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने पास खड़ी टैक्सी में बिठाया और इसके बराबर बैठकर टैक्सी वाले को चलने के लिए कहा। दीदम ने इसके हाथ में मौजूद अपना हाथ खींचा तो इसने नरमी से इसका हाथ छोड़ दिया और मोबाइल में बिजी हो गया। जो ही गाड़ी इसकी एजेंसी के बुलंदो बाला इमारत के सामने रुकी,
वो जल्दी से उतरी अंदर बढ़ के। टैक्सी वाले को पैसे दे रहे अरसलान को इसका इस कदर इग्नोर करना बहुत बुरा लगा। इसने होंठ भींच लिए और आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाता हुआ लिफ्ट की तरफ मुड़ गया। वो अपने गांव में पूरी तरह से नामाक थी जब इसे अपने आसपास हलचल महसूस की। इसने नजर उठाई तो सामने से अरसलान जमाल और हान सिकंदर गुजर रहे थे। इसने अपना सर और झुका लिया ताकि दोनों में से कोई भी इसे न देख सके। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद वो सुस्त कदमों से चलती हुई बाहर आई तो इसका आज भी जल्दी घर जाने का कोई इरादा नहीं था। इसने कल की तरह इसी पार्क की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन पहले ही कदम पर ठिठक कर रुक गई थी क्योंकि सामने अरसलान जमाल कुछ लोगों के साथ खड़ा था। दीदम को देखकर इसने अपने हाथ में मौजूद फाइल्स एक शख्स की तरफ बढ़ाई और इन्हें खुदा हाफिज कहता वो इसकी तरफ बढ़ाया। लंच किया है तुमने? दीदम ने इस बात में सर हिलाया। ओके, फिर आओ शॉपिंग करते हैं और फिर रात को मेरा एक बिजनेस डिनर है, वहां चलेंगे। नहीं, मुझे घर जाना है। आर यू श्योर? यस। ओके, फिर चलो चलते हैं घर ही। लेकिन आप तो शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना? नहीं तो मैं तो नहीं तुम्हें शॉपिंग करवाना चाहता था। इसकी बात पर वो दांत पीस कर रहेगी। वो जितना इससे जान छुड़वाना चाहती थी वो इतना इसके करीब आ रहा था और दीदम को लग रहा था कि वो इसे अपने शहर में जकड़ रहा है। वो इस वक्त ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस था जबकि दीदम ने ब्लू मैक्सी जेबतन की हुई थी। वो इसके साथ नहीं आना चाहती थी लेकिन माँ के आगे मजबूर हो गई थी। वो इधर उधर देखती जा रही थी जब इसे एक साइड पर रिजर्व टेबल पर ले आया और आगे मौजूद शख्सियत को देखकर इसकी सांस ही रुक गई। सामने वाले का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अरसलान ने जुहान सिकंदर से इसे अपनी वाइफ के तौर पर मुतारिफ करवाया जिसके जवाब में वो बरह रास्त दीदम से मुखातिब हुआ। आपकी रुखसती हो गई है? जिसके जवाब में इसने नफी में सर हिलाया और अरसलान हैरान हुआ। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? दीदम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तभी जुहान बोल उठा, जी ये मेरी कंपनी की बहुत काबिल एम्प्लॉय हैं। जुहान की बात पर अरसलान ने इस बात में सर हिलाया और वेटर को ऑर्डर देने लगा जबकि जुहान की नजरें दीदम के चेहरे का तवाफ करी थी। दीदम इसकी नजरों से बचने के लिए इधर उधर देख रही थी और बराह रास्त इसे देखने से गुरेज बरत रही थी। तभी इसके दिमाग के पर्दे पर 2 दिन पहले का मंजर लहराया जब वो ऑफिस से घर जा रही थी। तभी एक गाड़ी झटके से इसके करीब आकर रुकी थी। जुहान सिकंदर आंखों में सुर्खी लिए इसकी तरफ बढ़ा। इसने शराब पी रखी थी और वो अपने हवासों में नहीं था। दीदम कमाल हसन, मैंने आज से पहले किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा है और जिसे देखा वो किसी और की मलकियत है। ये कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारा निकाह सिर्फ मुझसे होगा, रुखसती नहीं। तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, और ये रुखसती मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। इसके मुंह से आ रही शराब की बदबू से बचने के लिए वो इससे दूर हुई। जुहान सिकंदर इसे घूरता हुआ गाड़ी में जा बैठा। अरसलान इसे कुछ कह रहा था जबकि वो किसी और ही दुनिया में गुम थी। इसने कायब दिमागी से अरसलान की तरफ देखा जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था और वेटर को कुछ कहकर वो दीदम की तरफ झुका और मुस्कुराते इसके कान के करीब बोला, ऐसे ना देखो दीदम कमाल, ये ना हो कि मैं तुम्हें यहाँ से ही रुखसत करवा कर सीधा अमेरिका अपने साथ ले जाऊं। और इसकी इस बात पर दीदम कमाल का चेहरा कंधारी अनार जैसा हो गया था। आगे पीछे जिच होती है। जुहान के सामने ऐसे हो गया, बदतमीज कहीं की। जबकि जुहान ने अपने गुस्सा जब्त करते हुए दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींच ली। जी तो अच्छा, ये तो राइटर ने लिखा है। उफ अल्लाह, हालांकि हम इतनी बातों का असर नहीं लेते हैं लेकिन उस लड़की, पता नहीं लड़का क्या आईडी थी उसकी बात हमारे ज़हन में छप गई और हमें मतलब इतनी कम माइंडगी का एहसास हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है हमारी आवाज़ वाकई नहीं अब किसी को पसंद आ रही या किसी को नहीं पसंद, क्योंकि बैक टू बैक 2 वीडियो का हमें ओनर ने स्क्रीनशॉट दिखाया और वो दोनों ही खराब थी। हमें इतना बुरा लग रहा है, हमारा जहन बार बार भटक के वही जा रहा है, बार बार। तुम ना कहती तो तुम्हारा क्या जाता। सारी रात हमारी इसी चीज में सोचते गुजर जानी है। अरसलान जमाल की नजरें दीदम के चेहरे का तवाफ करी थी जबकि जुहान सिकंदर दांत पीस कर अरसलान को देख रहा था। इसके बस में नहीं था कि वह दीदम को इसके सामने से कहीं गायब करते। इसने गुस्से में एक झटके से अपनी जगह छोड़ी तो अरसलान जमाल ने रुक मोड़ कर इसे सवालिया नजरों से देखा। मैं चलता हूँ, घर में दादाजी इंतजार कर रहे होंगे, आप लोग इंजॉय करो। इसकी बात पर अरसलान जमाल सर हिलाता हुआ खड़ा हुआ और इससे अलविदाई मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया जिससे जुहान सिकंदर ने नचार थामा और सलगते दिमाग के साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। गाड़ी में बैठकर इसने अपना सारा गुस्सा गाड़ी पर निकाला और सिगरेट सुलगाकर ग्लास बाल से नजर आ रही दीदम पर नजरें जमा दी। इसने अपनी गाड़ी रिवर्स की और कदरे नीमन धेरे गोशे में पार्क करके इन दोनों के निकलने का इंतजार करने लगा। इसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 15-20 मिनट के बाद इसे वो दोनों बाहर निकलते नजर आए। दीदम पहली बाहर निकली तो ठंडी हवा के झोंके ने इसका इस्तकबाल किया। इसने एक झरझरी ली और अपने बाजू सीने पर बांध लिए। दूर से देखते जुहान सिकंदर ने इसे कपकपाते देख लिया था। इसने अपनी जैकेट उतारी और सामने से गुजरते सिक्योरिटी गार्ड को वो जैकेट इशारे से दीदम को देने को कहा और साथ में इसे कुछ कह कर 200 लीरा इसकी पॉकेट में डाले।
वो लड़का सर इस बात में हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। दीदम ने एक लड़के को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देखा तो ठहर कर इसे देखने लगी। करीब पहुंचकर इसने एक जैकेट इसकी तरफ बढ़ाई। मैडम, ये जैकेट जो आपके साथ साहब थे, इनकी रह गई है। इस लड़के की बात सुनकर इसने वो जैकेट थाम ली और अरसलान की तरफ बढ़ाई तो इसने दीदम को वो पहनने के लिए बोला। दीदम कुछ हिचकिचाहट का शिकार थी, लेकिन अरसलान के इसरार पर इसने जैकेट पहन ली। फ्लोरस की तेज खुशबू इसके नथनों से टकराई। एक खुशगवार एहसास ने इसे अपने हिसार में ले लिया। इसने आंखें बंद करके खुशबू अपने अंदर उतारी। जुहान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर एक खुशकुन एहसास से गाड़ी करके रास्ते पर डाल दी। बस महबूब की इतनी सी चीज़ तवज्जो ही बहुत होती है, बट महबूब उसका नहीं है, किसी और की बीवी है। पता है, इतने शौक से हम ड्रामा देख रहे थे, साथ ड्रामा देख रहे थे और साथ अपना काम कर रहे थे। उफ, तुम्हारा क्या होता लड़की लड़के, अगर तुम ना ही बोलती तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बताओ ना। इस वक्त पेट स्ट्रेन स्ट्रीट में रोड के एन दरमियान में चल रहे थे। रोड के तरफ में खूबसूरत होटल्स, मॉल्स और अनवाع किस्म के फूल मौजूद थे। दीदम ने अपने और अरसलान जमाल के दरमियान फासला कायम करते हुए चल रही थी, जिसे अरसलान ने बखूबी नोट किया था। इतनी ठंड में अरसलान जमाल कोट कंधों पर डाले चल रहा था। गाहे बगाहे एक आध नज़र दीदम पर भी डाल रहा था, जो अपने ख्यालों में खोई चल रही थी। कभी इसने भी चाहा था कि वे शख्स के हमकदम एक लंबे सफ़र पर चले, लेकिन अब जब इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी तो वह दिल से खुश नहीं हो पा रही थी। दिल में एक चुभन थी, खो देने का डर था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। सामिया कैसी है? दीदम ने इसके चेहरे पर नजरें जमाए सवाल किया। इसकी बात पर अरसलान जमाल ने रुक कर इसके चेहरे पर कुछ तलाश करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट है इनसे? इसने इस बात में सर हिलाया। बहुत चाहने के बावजूद वो ये नहीं कह सकी कि अरसलान जमाल सबके साथ राब्ते में थे, लेकिन मुझसे नहीं। क्यों? वो खुद ही कॉल कर लेती थी तो बात हो जाती थी। वो पिछले 3 साल से अमेरिका में ही है, ना तो मिलना मिलाना भी रहता है। और जैसे इसका चेहरा पढ़ा था। तुमने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया? क्यों? आपने भी तो राब्ता नहीं किया। इसकी बात पर इसने इस बात में सर हिलाया। मेरी चाची और रायान से बात होती रहती थी, लेकिन मैं जब भी कॉल करता था तुम कोई कभी सोई होती थी, कभी नमाज पढ़ी और कभी घर में ही नहीं होती थी। फिर मैंने सोचा शायद तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। इसकी इतनी लंबी तमहीद पर दीदम ने किन अखियों से इसे देखा और सवालिया नज़रों से इसे ही देख रहा था। वो ऐसे देखने पर गड़बड़ा गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। इसका लहजा इसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अरसलान जमाल ने से फिर से वो सवाल नहीं किया। तुम अभी भी बैडमिंटन खेलती हो? नहीं, अब नहीं खेलती। अच्छा, कितने अरसे से नहीं खेला? 7 साल से। क्यों? बस दिल ही नहीं किया। मैंने तो इन 7 सालों में इतनी प्रैक्टिस की है कि मैं सोच रहा था जब तुमसे मिलूंगा तो अपनी हार का बदला तो लूंगा। मुझे अफसोस है, अब ये नहीं हो सकता। अब मुझे तुमसे जीतना भी नहीं है। कभी कभी हारना जीतने से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी आवाज़ गंभीर हुई थी। अब की बार दीदम खामोश ही रही। घर के अंदर दाखिल होते हुए इसने दीदम से कॉफ़ी की फरमाइश की थी। वो चेंज करने रूम में आई और बिस्तर पर लेटते ही नींद ने इसे अपने गोश में ले लिया। सुबह 10 बजे के करीब इसकी आंख खुली तो चंद पल वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी। इसे अरसलान की रात वाली बात याद आई तो वो तेज़ी से बिस्तर से निकली। वो बाहर आई तो वो सामने बने अमेरिकन स्टाइल के किचन में खड़ा कॉफ़ी बना रहा था। दीदम शर्मिंदा सी होगी। इसने ट्राउज़र पर ढाली शर्ट पहनी हुई थी। गीले बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। इसे देखकर वो मुस्कुराया। कॉफ़ी पियोगी? आप हटे, मैं बना देती हूँ। जी नहीं, मैं अब बना चुका हूँ और वैसे भी मुझे पता चल चुका है कि तुम कुकिंग में बिल्कुल ही अनाड़ी हो। अच्छा, ये आपको किसने बताया है? चाची ने। अम्मा और अब्बा किधर हैं? तुम्हें नहीं पता क्या? यही कि वो लोग आसपा फूफू के घर गए हैं। अच्छा, और आयान भैया? जाहिर है वो भी साथ गया है। इसका साथ जाना तो ज़रूरी था। इनका जाना कब से ज़रूरी हो गया? जब से इसने चाचू और चाची को बताया है कि वह जिमल को पसंद करता है, तब से। क्या? सच में? वो खुशी से चलाई थी। बिल्कुल सच। वह इसके चेहरे पर फैली खुशी को दिलचस्पी से देख रहा था। वो जल्दी से रायान का नंबर डायल करने लगी। इसके चेहरे पर फैली हलवाई चमक को देखकर अरसलान ने अपने और इसके दरमियान मौजूद फासले को मिटाया और इसके मुकाबले आकर खड़ा हो गया और न जाने किस एहसास के तहत इसने अपने लब इसकी पेशानी पर रख दिया। इसकी इस हरकत से दीदम अपनी जगह पर पत्थर की बन गई थी, जबकि वो कॉफ़ी का मग हाथ में लिए बेरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। दीदम ने बेयकीनी से अपनी पेशानी को छुआ, जहाँ वे भी इसके चलते लबों की तपिश वो महसूस कर रही थी। वो अपने कमरे में आई और चेंज करके जुहान सिकंदर का कोट सीने से लगाए ऑफिस जाने के लिए बाहर निकली तो सामने ही वो बाउंड्री वॉल के साथ कॉफ़ी के मग पर नजरें जमाए खड़ा था। दीदम के बाहर निकलने पर इसने इसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें टकराई, फिर दोनों ही नजरें चुरा ली। वो भी इधर उधर देखे बगैर गेट अबूर करके अरसलान जमाल के दिमाग में काफ़ी देर तक इसकी हील की टिक टिक सुनाई देती रही। वो ऑफिस पहुंची तो खिलाफे मामूल आज ऑफिस में बहुत चहल पहल थी। ऑफिस को सजाया जा रहा था। इसे सबसे कोई सरोकार नहीं था। वो जैकेट लिए दस्तक देकर
आई थिंक प्रोजेक्ट या जैकेट जो भी है, इधर जैकेट लिखा है। लिए दस्तक देकर जुहान के रूम में दाखिल हुई तो कीबोर्ड पर तेजी से चलती जुहान की उंगलियां एक पल के लिए थमी थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो इन हमाक से अपने काम में मसरूफ हो चुका था। सर की आवाज़ पर इसने रुख मोड़े सिर्फ कहने पर इक्तफा किया। सर कल आप अपनी ये जैकेट होटल में ही भूल आए थे। हाँ जैकेट, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैं ये आपको लौटाने आई हूँ। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी मिसिस दीदम जमाल, बट चलें आप ले आई हैं तो यहाँ रखते हैं। दीदम ने आगे बढ़कर इसके करीब मौजूद चेयर पर जैकेट रखी और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इसके निकलते ही जुहान सिकंदर ने सीट की पुश्त के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। चंद पल के बाद इसने वो जैकेट उठाई और इसे कुछ देर देखते रहने के बाद इस पर अपने लब रख दिए। समझ नहीं आ रहा किसकी तरफ जाए, बट हमेशा ही मुझे सेकंड लीड पसंद आया है। तो जी अच्छा जी, ये राइटर ने लिखा है, हमेशा यही पढ़ देते हैं। कुदरत ने इंसान की तख्लीक में जज्बात का अंसर भी शामिल किया है। कोई भी इंसान इससे खाली नहीं होता, बस कुछ लोग इन पर काबू नहीं रख सकते और कुछ लोग इन पर कफल डाल कर खुद ही टूटने लगते हैं। जुहान सिकंदर के अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। वो अपना आप इस पर यहाँ करना चाहता था, लेकिन वो जानता था ये सब गलत है। वो किसी की मनकुआ है और जुहान सिकंदर की दस्तक से बहुत दूर, क्योंकि वो इतना तो समझ चुका था कि वो इस रिश्ते में बहुत खुश है। वो पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ वो काम कर रहा था। इसने मखलूत निज़ाम में कई साल गुजारे थे। एक मुद्दत से वो औरतों के साथ काम कर रहा था और हमेशा इसने अपने और इनके दरमियान एक फासला कायम करके रखा था। लेकिन दीदम कमाल को देखकर वो ज़िंदगी में पहली बार कमज़ोर पड़ने लगा था। इसके दिल में ना चाहते हुए भी दीदम के लिए जज्बात सर उठाने लगे थे। क्या सोच रहे हो? वो अपने ख्यालों में मगन अपनी बदलती हुई हालत पर गौर कर रहा था। मुस्तफ़ा सिकंदर हाथ में दूध का गिलास थामे खड़े सवालिया नज़रों से इसे देख रहे थे। कुछ भी तो नहीं, इनकी आवाज़ पर चौंक कर इसने बात बनाई। दीदम के मतलब सोच रहे हो ना? दूध का गिलास इसके हाथ में थमाते हुए वो इसके साथ ही बैठ गए थे। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने इसे टोक दिया। मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी एक माँ की तरह परवरिश की है। दादाजी आप, वो कुछ भी नहीं कह पाया। तुम इसे भूल जाओ। इसका हाथ थामे उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहा था। इसने इस बात में सर हिलाते निचला लब काटा। इसने तुमसे कुछ कहा था? कुछ कहा ही तो नहीं है, वह मायूसी से बोला। कहने से ज्यादा अहम रवैया होता है। इसने एक लंबी सांस ली और बैकग्राउंड के साथ सर टिका दिया। तुम जितनी जल्दी इस बात को कबूल कर लो, इतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। वो बहुत खुश नसीब शख्स है जिसकी किस्मत में खुदा ने वो लड़की लिखी है, लेकिन तुम वो नहीं हो। कभी कभी दिल की ना मान कर अच्छा होता है। तुम भी अपना मामला अपने अल्लाह पर छोड़ दो। बस सर झुकाए इनकी सुनता रहा। वो इसके बालों को सहलाते दोस्ताना अंदाज में बोले और इसके माथे पर बोसा देकर इसे जल्द सोने की ताकीद करते हुए उठ खड़े हुए। और वो सोच के समंदर में गर्क हो गया। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश से पीछे हटना तो बहुत ही मुश्किल अमर था और वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसे क्या करना है। अरसलान, जमाल, कमाल साहब और रायान आज सलमान साहब की तरफ आए हुए थे। आज जिमल और रायान की बात पक्की हुई थी। ज़ारा खातून, जिमल, दीदम और जिमल की वालदा मरियम खातून इस वक्त किचन में बिजी थी। दीदम थोड़ी थोड़ी देर के बाद जिमल को तंग कर रही थी। दीदम दोनों और टांगे लटकाए, दोनों 4 टांगे थी उसकी। किचन काउंटर पर बैठी पास पड़े पिस्ता और बादाम से इंसाफ कर रही थी, जबकि बाकी तीनों खवातीन काम में मसरूफ थी। वैसे मुमानी, ये दीदम आजकल कुछ ज़्यादा ही प्यारी नहीं लग रही। जीमल की बात पर इसका मुंह को जाता हाथ इसने वापस गोद में रख लिया और अपने नाखूनों के साथ खेलने लगी। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, मुझको तो इश्क के आसार नजर आते हैं। दीदम के गाल दहक कर लाल अंगारा हो गए थे। किचन के दरवाजे में खड़े अरसलान जमाल के दिल ने एक बीट मिस कर दी थी। अरसलान भाई, कुछ चाहिए था? जीमल की नज़र इस पर पड़ी तो होश की दुनिया में लौटा और आगे बढ़कर दीदम का मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा मोबाइल चाचू के पास था, किसी की कॉल आ रही थी। इससे मोबाइल लेते हुए दीदम की उंगलियां इसकी उंगलियों से मिस हुई थी और दीदम ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और साथ इसका मोबाइल बजने लगा। जुहान सिकंदर का नाम लेकर इसने हैरानगी से कॉल रिसीव की और बाहर सहन में निकल आई। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से इसकी खैरियत मालूम की गई थी। इसने मोबाइल कान से हटाकर इसे घूरा। मैं समझा तुम सोच की होगी, इतनी जल्दी नहीं सोती मैं, इसने बर्जिस्ता सा कहा था। मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन तुम बुरा ने तो नहीं मानोगी? बुरा मानने वाली बात हुई तो बुरा तो मानूंगी। इसकी बात पर इसने दांत पीसे। इतना भी नहीं सच बोलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, मजनू, रांझा और फरहाद जो इश्क में अमर हो गए, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो सब अफसानवी बातें थी, कहने की हद तक ही था सब कुछ। हकीकत में आजकल कौन किसके लिए जान देता है? मैं दे सकता हूँ जान तुम्हारे लिए। इसकी बात पर वो चुप होगी। वो बोली तो इसे अपनी आवाज़ ये बहुत दूर से आती महसूस हुई। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? जी जानता हूँ।
सब कुछ जानता हूँ, ये भी कि तुम मेरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर पछताना नहीं चाहता, इसलिए सोचा एक ट्राई करने में क्या हर्ज है। हर्ज है क्योंकि मैं अपने जुमला हकूक़ किसी और के नाम कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी तेज़ आवाज़ पर वो भी गुस्सा हो गया। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी पल तुम मेरी हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी से हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, और अगर तुम्हारी खुशी वो शख्स अरसलान जमाल है तो मैं रास्ते में नहीं आऊँगा। और दीदम के सुने बगैर इसने कॉल कट कर दी थी। वो कॉल बंद करके मुड़ी तो अपने पीछे अरसलान जमाल को खड़ा पाया। वो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि वो कब से वहाँ खड़ा है। वो मोबाइल हाथ में लिए अजीब कश्मकश में अपने पाँव को देखने लगी। तभी इसने इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया था और गोल्ड की एक बेहद नफीस सी अंगूठी इसकी हाथ में डाली। हमारी मंगनी नहीं हुई थी, इसे तुम अपनी एंगेजमेंट रिंग समझ लो। वो लो देती नज़रों से इसे देख रहा था। इसकी आंखों में जज्बात का एक समुंदर था। मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं अब मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं जल्द से जल्द रुखसती चाहता हूँ। इसकी बात पर दीदम की आंखों में आंसू चमकने लगे। इसकी मोहब्बत को कामिलियत मिल गई थी। दो तरफा प्यार खुदा की तरफ से एक तोहफा होता है, और वह इस तोहफे से नवाजी गई थी। वो खुश थी, बहुत खुश। इसे लग रहा था वो हवाओं में उड़ रही है, लेकिन वो अपने मुस्तकबिल से बेखबर थी। आने वाला वक्त इसके लिए बहुत कड़ा साबित होने वाला था। हर मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत का खराज अदा करना होता है, इसे सूद समेत अदा करना था। चलो जी, मतलब खुश हो रहे होंगे रीडर, साथ ही राइटर ने ऐसा लिख दिया। हसीन जिंदगी है, हसीन राहें हैं, तुम और मैं मिले हैं, नसीबों की सदाएं हैं। वो अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद अंगूठी पर नजर टिकाए मुस्कुराए जा रही थी, जब अरसलान जमाल ने इसके करीब आकर रुका और वो अंगूठी से नजर उठाकर इसे देखने लगी। बात सुनो, लड़कियां मुझे देखकर ओके स्पेल बाउंड हो जाया करती हैं, इसलिए ख्याल रखना। तो वाह, इतना गरूर। बाबा कहते हैं मुझ पर गरूर जचता है। वैसे यकीन दिला रहा था। सही कहते हैं, गरूर तो सजता है आप पर। बड़े आराम से मान गई हो। वो जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन तभी ज़हरा खातून ने इन दोनों को बुला लिया कि वो भी आकर जीमल से मिल ले। तभी वो दोनों चलते हुए जीमल और रायान के दाएं बाएं बैठ गए और रस्म के मुताबिक दोनों को मिठाई खिलाई। तभी जीमल की नज़र इसके हाथ में मौजूद अंगूठी पर गई। दीदम, वाओ कितनी प्यारी रिंग है। इसकी बात पर ज़हरा खातून और मरियम खातून भी इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो गई। ज़हरा खातून ने भी आगे बढ़कर इसके हाथ में मौजूद अंगूठी देखी और सवालिया नजरों से दीदम को देखा, जिस पर इसने नजरें झुका ली। ज़हरा खातून ने एक नज़र अरसलान को देखा, जिसने इन्हें आंख से इशारा किया, और ज़हरा खातून ने एक सरशार सी नज़र दीदम पर डाली। अरसलान ने इसे एक हफ्ते में इसके सारे खदशात खत्म कर दिए थे और वह मुतमईन हो गई थी, जबकि दीदम कमाल कहीं और ही पहुंची हुई थी। 7 साल पहले की बहुत सारी तकलीफदा यादों में से एक और याद इसके जहन के दरीचों में झिलमिलाई थी। वो इसे लेकर अपने दोस्तों की तरफ से दी गई पार्टी में लेकर गया था। अरसलान जमाल ने तो शायद इसे नज़र भर कर भी ना देखा था, और वो नहीं जानती थी कि अरसलान जमाल के दोस्तों में सामिया चौधरी भी शामिल है। ये निकाह के बाद इसकी सामिया चौधरी से पहली मुलाकात थी। ट्रेंडी सी फ्रॉक में दुपट्टे से आज़ाद बेहतरीन मेकअप किए दीदम कमाल ने तो सबको ही इम्प्रेस कर दिया था, माँ सवाए अरसलान जमाल के। जबकि सामिया चौधरी तो इसे देखकर एक पल के लिए हैरान रह गई। इसके सामने तो कुछ दिन पहले वाली टीन एजर दीदम कमाल थी, लेकिन यहाँ तो वो अक्सर बदली हुई लग रही थी। जबकि दीदम ही जानती थी कि ये ड्रेसिंग और मेकअप इसकी माँ का ही कमाल था। इसकी तो इस सब में 0% भी दिलचस्पी ना थी। ये दीदम तो हम पे गई है, और इसकी माँ हमारी माँ पे नहीं गई। सामिया चौधरी का मुकाबला सख्त होने का इम्कान साफ नजर आ रहा था। वो एक साइड पर रखी चेयर पर बैठ गई। तभी अरसलान का दोस्त राफिया इनके पास आकर बैठा था। तभी एक साइड पर बैठे अरसलान के दोस्तों ने सीटी बजाकर जोमानी अंदाज में इसे देखा था। दीदम ने मुड़कर अरसलान की जानिब देखा था, फिर इसे महसूस हुआ अरसलान इन्हें कुछ कहा है या आंखों ही आंखों में टोक दिया है। इसे ठीक तरह से समझ नहीं आई, लेकिन कुछ गलत महसूस हुआ था। खाने के दौरान सामिया चौधरी इसके पास आकर बैठ गई थी। कैसी हो तुम? जानती हो अरसलान तुमसे निकाह नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर अपने बाबा के आगे मजबूर हो गया था। लेकिन इसने मुझे बताया है कि शायद तुम भी इस शादी से राजी नहीं हो, तो मैंने ही इसे मशवरा दिया कि वो तुम्हें यहाँ ले आए। दीदम एक लम्हे के लिए तो अपनी जगह पर जम सी गई। इसे समझ नहीं आया कि वह इस लम्हे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, और वो भी इस हमले से संभली ना थी कि अरसलान जमाल चलता हुआ इसके करीब आया। मेरे दोस्त मिलना चाहते हैं तुमसे। इसका कहा जुमला कानों में गूंजा और अब इसे सामिया की आवाज़ आ रही थी। मैंने ही अरसलान को मशवरा दिया था कि वह तुम्हें यहाँ लेकर आए और फरहान रोहान वगैरह से मिलवाए, ताकि तुम्हें फैसला करने में आसानी हो और तुम अपने वालिदैन को बता सको कि तुम अरसलान से नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती हो। इसका दिल जैसे बंद सा होने लगा। इसका एकदम से हर चीज़ से दिल अचाट हो गया। वो थके कदमों से प्लेट लिए आगे बढ़ी थी। वापसी के सफ़र में वो बिल्कुल खामोश थी। अरसलान जमाल का चेहरा अपनी कामयाबी के ज़म में चमक रहा था। क्या सोच रही हो? कैसे लगे तुम्हें मेरे दोस्त? कुछ तो बोलो। वो एक नज़र इसे देखता था और दूसरी नज़र सड़क पर डालता था। फिर जैसे दीदम कमाल का सबर जवाब दे गया। ये सब क्या था? इसके लहजे में बर्फ़ से ज़्यादा सर्द महरी थी। क्या क्या हुआ? वह हैरान सा था।
आपकी हिम्मत कैसे हुई कि अपने दोस्तों के सामने मुझे पेश करें? आपको मेरी इज़्ज़त की परवाह नहीं है तो कम से कम अपनी इज़्ज़त की परवाह ही कर लेते। आपको हक किसने दिया कि मुझे अपने दोस्तों की पार्टी में बुलाकर स्वयंवर रचाओ? स्वयंवर होता है इंडिया में एक रस्म होती थी बहुत पुराने ज़माने में। हिंदुओं में होती थी। वो काफ़ी सारे लड़के आते थे और उनमें से एक मतलब दुल्हन एक होती थी और काफ़ी सारे लड़के होते थे। दुल्हन जिसको चाहे चुन लेती थी, वो मतलब जिससे पसंद कर लेती तो उससे उसकी शादी हो जाती थी। वो एक-एक लफ्ज़ अदा करते हुए जैसे अरसलान जमाल को चबा रही हो। अरसलान जमाल के चेहरे के दाग-रात बदले थे। क्या आप बक रही हो? मैंने किसके सामने पेश किया है तुम्हें? स्वयंवर? क्या बकवास है, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं है मैंने। और ये स्वयंवर होता क्या है? मैंने अभी तो समझाया तुम्हें गधे। वो नहायत बुरा मान गया था। ये बात तो आप अपनी कज़न सामिया चौधरी से पूछें, वो भी इसी के अंदाज में बोली। इसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अपना मामला अपनी ज़ात तक महदूद रखो। अरसलान जमाल ने घुरा कर कहा। दीदम के चेहरे पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट चमकी। क्यों बुरा लग रहा है ना? ऐसे ही मुझे भी लगा था। अफ़सोस हो रहा है कि मैं क्यों आई आप जैसे शख्स की ज़िंदगी में। मुझे नफ़रत हो रही है खुद से। ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी। मैं कोई ज़बरदस्ती गवा के नहीं लाया तुम्हें। दीदम कमाल ने अफसरदगी से इसे देखा और फिर इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद वो अमेरिका जाने से एक दिन पहले इसके पास आया था। जीमल इसका कंधा हिलाकर कुछ कह रही थी। दीदम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। एक दिन जो उसके साथ पहले आया था वो हमें पहले ही बता दिया था ये कहने कि मैं सामने से निकाह कर लूँगा फलाना ये वो। यार दीदम, माना कि तुम्हारे अरसलान भाई बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये तुम भरी महफिल में इन्हें इतना बेखुद होकर ना देखो कि तुम्हें अपने आसपास कहीं होश ना रहे। जबकि अरसलान जमाल बज़ाहिर तो रायान से बातें कर रहा था, लेकिन इसका सारा ध्यान सामने बैठी दीदम जमाल पर था, जो टिकटिकी बांधे इसे देख रही थी। आज वो वापस जा रहा था। वो पैकिंग कर रहा था जब वो दस्तक देकर वो रूम में दाखिल हुई। इसे देखकर इसके तेजी से चलते हाथ रुक के वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर इस हुस्न की मूरत को देखने लगा। वो कंफ्यूज उंगलियां मरोड़ रही थी। कुछ कहना है तुम्हें? अरसलान जमाल ने इसकी मुश्किल आसान की। इसने इस बात में सिर हिलाया और रिंग उतार के इसके सामने टेबल पर रख दी। मैं आपसे ये नहीं ले सकती। वो खामोशी से इसे देखने लगा। वजह पूछ सकता हूँ? नहीं, वो तेजी से बोली। मैं इसका क्या मतलब समझूं? वो खामोशी से पलट गई जब इसे पीछे से इसकी आवाज़ आई। फांसी की सज़ा पाने वालों को अपना कसूर भी तो मालूम होना चाहिए। वो बहुत एतमाद से पलटी थी। मोहब्बत के बगैर तो ज़िंदगी गुजर सकती है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर इंसान नहीं जी सकता। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता? आगे आप समझदार हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शादी करना मुश्किल नहीं होता, इसे निभाना मुश्किल होता है। वो अपनी कहकर रुकी नहीं और अपने कमरे में चली आई। और फिर ज़हरा खातून ने इसके कमरे के कई चक्कर लगाए, लेकिन वो खामोशी से आंसू बहाती रही, लेकिन बाहर नहीं आई। अरसलान ने जाते जाते ज़हरा खातून और कमाल हसन को बता दिया कि वो रुखसती चाहता है। दीदम कमाल से दस्तबरदार होना इसके बस में नहीं था। रायहान के साथ गाड़ी में बैठते हुए भी इसने एक आखिरी नज़र मेन रोड पर डाली कि काश वो इसे जाने से पहले एक आखिरी बार देख ले। वो चला गया था और दीदम कमाल का सुकून भी अपने साथ ले गया था। इसने जोहान सिकंदर के हाथ से जॉब छोड़ दी थी। ये जाने बगैर कि जोहान सिकंदर तुर्की छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। इसने एयरपोर्ट पर से एक आखिरी बार दीदम कमाल को कॉल की थी, लेकिन इसने कॉल रिसीव नहीं की थी। वो इस एक मैसेज को कहीं बार पढ़ चुकी थी। मुख्तसर अल्फाज में अपनी सफाई पेश की गई थी। वो अल्फाज इस पर किसी जादू की तरह असर कर रहे थे। वो दिल और अना की जंग में फैसला ही नहीं कर पा रही थी। इसने एक बार फिर मैसेज को आंखों के जरिए दिल में उतारा। दीदम अरसलान जमाल, तुम मेरी सांसों में बसती हो। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लग रहा है तुम अभी भी माजी में जी रही हो। मेरे और सामिया के दरमियान कभी भी कुछ भी नहीं था। हाँ, मुझे एक कज़न की हैसियत वो मुझे पसंद थी। वो एक डिसेंट लड़की थी। मेरे और इसके शौक मिलते जुलते थे। वो किसी भी टॉपिक पर सैर हासिल बहस करती थी, लेकिन अपनी लाइफ पार्टनर के हवाले से मैंने इसे कभी नहीं सोचा। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मुझे बाबा ने बता दिया था कि अरसलान यूनिवर्सिटी तो जा रहे हो, लेकिन अपने दिल और दिमाग में एक बात बिठा लो कि मैं अपने भाई से वादा ले चुका हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ दीदम ही शामिल होगी। तब मैंने बाबा से बहुत बहस की थी कि तुम मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। तब मैंने इनसे कहा था कि अगर दीदम की ज़िंदगी में कोई और आ गया तो। इस बात पर वो खामोश हो गए थे और यहाँ से ही मेरे अंदर एक ज़िद पैदा होगी। फिर जब तुम लोग पाकिस्तान आए थे तो बाबा ने जब निकाह की बात की तो मैंने बगैर सोचे समझे इनसे कह दिया कि मैं सामिया को पसंद करता हूँ। और मैं जानता हूँ तुमने हमारी वो सारी बातें सुन ली थी। मैंने तुम्हें सीढ़ियों से ऊपर जाते देख लिया था। इस रात पार्टी में मैं तुम्हें अपने दोस्तों से अपनी मनकूहा के तौर पर मिलाना चाहता था, लेकिन न जाने तुम्हें क्या हुआ और तुम नाराज़ होकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। और फिर तुमने मुझसे वो बातें की जिससे मुझे भी गुस्सा आ गया। और फिर तुम्हारे और मेरे दरमियान वो गैर ज़रूरी बहस हुई। मैंने जाने से पहले तुम्हें इसलिए कहा था कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम किसी को पसंद करती हो। फिर मेरा वापस पाकिस्तान जाने को दिल नहीं करता था। मैंने तुमसे राब्ता इसलिए नहीं किया कि कहीं तुम मुझसे आज़ादी का परवाना ना मांग लो। गई बहस पानी में। वो उसने इसलिए राब्ता नहीं किया कि वो उसे आज़ाद ना कर दे, उसने भी इसलिए नहीं किया कि वो आज़ादी का परवाना ना मांग ले।
इसलिए कहते हैं कि पहले बात करो फिर झगड़ा करो। फिर पूरे 7 साल के बाद जब आज से 1 हफ्ता पहले मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा अब तो मैं तुम्हारे चाहने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ माँ और बाबा से रुखसती की बात करने। मैंने चाचू और चाची से भी बात कर ली है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट से तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। अब मुलाकात रुखसती के बाद ही होगी। दीदम कमाल को लग रहा था वो किसी बोझ से आजाद हो गई थी। इसने सुकून से आंखें मूंद ली। तरफ इन दोनों के लिए अच्छा लग रहा है, एक तरफ जुहान सिकंदर के लिए बुरा। खैर, वो लोग इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें लेने जमाल साहब ड्राइवर के साथ खुद आए थे। दीदम को देखकर वो भी दंग रह गए। ब्लैक कलर के कमीज शलवार पर ब्लैक हिजाब लिए वो इन्हें संजीदा संजीदा सी इन्हें पहले से भी प्यारी लगी थी। अरे हमारी बिटिया तो और प्यारी हो गई है। इनकी बात पर रायान आंखें फाड़ कर दीदम को देखने लगा। तायाबू, हमें तो वैसी की वैसी चुड़ैल ही नजर आ रही है, ये आपको कहाँ से प्यारी लग रही है? इसकी बात पर दीदम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें छोटी करके दांत पीसते हुए रायान को देखा, जिसके चेहरे पर शरारत खेल रही थी। रायान भैया, आप बस जिमल सलमान पर फोकस करें। ये तो आपकी सोहबत में मॉन्स्टर बनती जा रही है। क्या मतलब मेरी सोहबत में? वो बुरा मानते हुए बोला। बस वो कहते हैं ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। और फिर इन सब की नोक-झोंक में पता ही ना चला कब वो लोग घर पहुंच गए। ताई बस लिए दिए से अंदाज से मिली थी और फिर सरदर्द का बहाना बनाकर वहाँ से चलती। वो लोग खाना खाकर लाउंज में बैठे थे जब जमाल साहब के सेलफोन पर अरसलान जमाल की कॉल आई थी। वो एक अहम मीटिंग के लिए दुबई गया हुआ था। दीदम कमालकार अजूज समात बन गया था। इसने सबसे बात की थी, वो इंतज़ार ही करती रहेगी कि वो इससे बात करेगा। इसने किसी से भी इसके बारे में नहीं पूछा था। वो इससे नाराज़ था और दीदम कमाल की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो बाहर सहन में निकल आई। आसमान पर चांद अपनी आबोताब से चमक रहा था। इस्लामाबाद की ठंडक को इसने लंबे लंबे सांस लेकर अपने अंदर उतारा। इसे यहाँ की रातें बहुत अच्छी लगती थी। इसने अपनी शाल अच्छी तरह से अपने गिरद लपेटी और दोनों बाजू सीने पर बांध लिए। तभी इसके कोट की अंदरूनी पॉकेट में मौजूद इसका मोबाइल थरथराया। इसने टटोल कर मोबाइल निकाला। सामने मौजूद नंबर देखकर इसकी आंखें चमकी। इसने धड़कते दिल के साथ कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। इसने धीमी सी आवाज़ में सलाम किया। दूसरी तरफ मौजूद शख्स की सांसों की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद इसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। कैसी हो? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ है? तुम्हारे बगैर मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? इसकी बात पर दीदम कमाल के गाल दहक उठे। वो खामोश हो गई थी। दीदम, माउथपीस से इसकी आवाज़ सरगोशी में ढली हुई थी। तुम मुझे सुन रही हो? जी, इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। दीदम, मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी लौट आऊँगा। ठीक 1 हफ्ते के बाद आज ही के दिन तुम मेरे रूबरू होगी। बस तब तक इंतज़ार करो और मैं तब तक तुम्हारी तस्वीरें देखकर गुजारा करता हूँ। वो बेचारगी से बोला। दीदम इसके अंदाज पर हंसती। ऐसे ही हमेशा हंसती रहो। कॉल रखता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आज इसकी मेहंदी की तकरीब थी। मेहंदी की तकरीब घर में ही मुनक्कद की गई थी। घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। अरसलान जमाल आज ही के दिन पहुंचा था। दीदम कमाल तक अभी तक इसकी रसाई नहीं थी। वो इस वक्त लेमन कलर के जोड़े में मैरून दुपट्टा सर पर टिकाए, हाथों में गजरे पहने, फूलों से बने जेवर पहने आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। ताई राबिया का रवैया भी ठीक था। वो हर रस्म में शरीक हुई थी। दोनों हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ डाली गई थी। मेहंदी की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। और फिर दीदम कमाल की नज़र सामने उठी और पलटना ही भूल गई। लेमन कलर के कुर्ते पर वाइट चादर शानों पर टिकाए वितमाद से चलता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। इसकी नज़रों की तपिश न लाते हुए दीदम ने नज़रें झुका ली। वो बहुत इस्तहाक से इसकी बाएं जानिब आकर बैठा था। सब एक एक करके रस्म अदा करने लगे। सबसे पहले राबिया खतून ने मेहंदी लगाकर रस्म का आगाज़ किया। सबसे आखिर में सामिया चौधरी आई थी। अरसलान जमाल ने इसकी आंखों में दीदम के लिए एक अनदेखी नफरत देखी और इसे खाने के लिए दीदम के कान के करीब झुककर दिखाने के लिए उसे झुककर कुछ कहा, जिस पर वो कान की लुओं तक सुर्ख हो गई। तेज तो ये भी कम नहीं है। सामिया चौधरी के अंदर चिंगारियां सी भर गई। इसने अरसलान जमाल के साथ के ख्वाब देखे थे, लेकिन ये ख्वाब आज अधूरे रह गए थे। और फिर एक आखिरी रस्म अदा की गई थी जो कि खालिस्तान जीमल के दिमाग का फतूर था। अरसलान भाई, आप दीदम के हाथों की मेहंदी में अपना नाम तलाश करें। इसने दीदम की हथेलियां अरसलान के सामने की और अरसलान जमाल की दिली मुराद भर आई। इसे दाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ ही अपना नाम नजर आ गया था। इसने मुस्कुराते इस पर उंगली रखी और दीदम के करीब होकर बोला, दीदम कमाल, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए है क्या? इसने सवालिया नजरें से अरसलान की तरफ देखा। रस्म के बाद अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखना, फिर रूबरू ही बताऊंगा कि क्या। अरसलान भैया, ये चीटिंग है। आप दीदम से भरी महफिल में क्या सरगोशी कर रहे हैं? ए जीमल की बच्ची, चुप रहो। ये हम मियाँ बीवी की अपनी बात है। अच्छा दीदम साहिबा,
आपने अभी से ही पार्टी बदल ली? वो तुम्हारी पार्टी में थी ही कब? ये भी है। दीदम की थकावट का एहसास करते हुए अरसलान ने जीमल को इसे वहां से ले जाने का लिए कहा था। दीदम जीमल का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतर रही थी जब स्टेज पर चलते चिरागों पर दीदम का दुपट्टा आ गया और देखते ही देखते आधे से ज्यादा दुपट्टे ने आग पकड़ ली। सबसे पहली नजर अरसलान की ही गई थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और दीदम से दुपट्टा खींचकर दूर फेंका और खुद इसके आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया ताकि नंगे सर किसी की इस पर नजर ना पड़े। सब शिशरत से दूर पड़े दुपट्टे को चलता देख रहे थे। अरे ये क्या अपशकुन हो गया है? हैं? पाकिस्तान में अस्लाम में भी अपशकुन होते हैं? कहाँ से लेके आए? कल थोड़ी थोड़ी बांटनी है, किसी के पास है या किसी बाजार में मिलेगी? अल्लाह, ये अच्छा नहीं होता। ये लड़की मनहूस ना हो। देखो इसका सारा दुपट्टा ही जल गया। अरसलान जमाल ने जिस तरफ से ये आवाज़ें आ रही थी इस तरफ एक कहर भरी नजर डाली और रोती धोती दीदम को बाहों के हिसार में लिए वहां से ले गया। कमरे में पहुंचने तक इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अरसलान इसे अपने कमरे में ले आया था। इसे बेड पर बिठा कर इसके दोनों हाथों को थाम कर अपने लबों से इसके सारे आंसू चुन लिए। इसकी इस हरकत पर दीदम कमाल अपनी जगह पर साकित रह गई थी। इसे साकित तो जामित होता देखकर इसकी हिस्से शरारत फटकी। अब अगर तुम रोई ना तो तुम्हारे आंसू के एक कतरे के साथ मेरी जसारतें बढ़ती जाएंगी। इसके देखने पर अरसलान जमाल ने एक आंख दबाकर मुस्कुरा दिया। इसने वार्डरोब से इसके कपड़े निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। जाओ चेंज कर लो। दीदम खाली नजरों से इसे देखने लगी। चेंज करूंगी या ये काम भी मैं खुद ही कर दूं? इसकी बात पर वो एक झटके से उठी और इसके हाथ से कपड़े लेकर वाशरूम में बंद हो गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो होंठ पीछे खड़ा रहा। वो बाहर आई तो इसकी नजरों से घबरा कर दरवाजे की सिम्मत मुड़ी। मैं अपने कमरे में चलती हूँ। मैडम, अब आपका एक कमरा ही यही है? नहीं अरसलान, हमारी रुखसती कल है। इसकी बात पर वो मुस्कुराया। पागल लड़की, तुम यही रहो, मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगा। और फिर इसे बेड पर लटाकर ब्लैंकेट उड़ाकर वो बाहर निकल आया था। इसका रुख अपनी माँ के कमरे की तरफ था। आधी रात को इसकी आंख खुली तो वो सीने में शरापुर थी। इसने बहुत भयानक ख्वाब देखा था। वो नंगे सर और नंगे पांव कांच के टुकड़ों पर भाग रही थी। इसके आसपास अंधेरा था और फिर वो एक गहरे कुएं में गिरने लगी थी। लेकिन फिर इसे महसूस होता है जैसे इसे कोई ऊपर की तरफ खींच रहा हो। फिर इसे सफेद रोशनी की लकीर नजर आई और इसमें से बचाने वाले शख्स भी, लेकिन वो इसका चेहरा नहीं देख सकी। इसकी नज़र इसके हाथ पर थी। इसकी कलाई पर काले रंग का धागा बंधा था और इससे थोड़ा सा ऊपर गहरे जख्म का निशान था, जैसे शीशे से इसे काटा गया हो। अजीब ख्वाब है ना? हमें भी परसों बट 10 बजे आया है ख्वाब। न बस नहीं होती हाथ की, वो फट गई है उसमें हमारे ख्वाब में, फिर भी हम जिंदा है। हमारी बहन कहती है तुम ज़ोंबी बन गई हो। इसका सारा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। इसने वक्त देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। वो सर पर स्कार्फ लपेटी वाशरूम में गई और थोड़ी देर के बाद वजू करके लौटी। जाए नमाज बिछाकर इसने नीयत बांध ली। वो ख्वाब अभी भी इसके हवासों पर छाया हुआ था। इसे जान छुड़वाने के लिए वो अपना पूरा ध्यान नमाज में लगाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब ठहरी। नमाज के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाया तो बस खाली दिमाग से काफ़ी देर हथेलियों को घूरने के बाद मुंह पर हाथ फेरते हुए उठ गई। इस कमरे में ये इसकी पहली रात थी। इसने ड्रेसिंग से अरसलान जमाल का परफ्यूम उठाया और नाक के करीब ले जाकर इसे सूंघा। तभी खटके की आवाज़ पर इसने पीछे मुड़कर देखा जहां अरसलान जमाल कोट कंधे पर डाले चलाया। आप इतनी जल्दी उठ के? पता नहीं, बस नींद ही नहीं आई। बस बार बार तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। वो इसके करीब होते हुए बोला। इसके हाथ से परफ्यूम लेकर खुद पर छिड़का और दीदम को कलाई से पकड़कर खींचा तो इसके सीने से आ लगी। यह खुशबू यहाँ से महसूस करो दीदम जमाल। स्वीट से हीरो कितने स्वीट लगते हैं ना। और वह शर्मो हया से सर भी ना उठा सकी। अरसलान जमाल ने इसके गिर्द अपनी बाहों का एहसार सख्त किया। दीदम को इसकी धड़कनों की शोर भी सुनाई दे रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अरसलान जमाल ने झुंझला कर दरवाजे की सिमत देखा और नरमी से खुद से अलग करता हुआ वाशरूम की तरफ बढ़ गया। अपनी धड़कनों को संभालती दीदम ने दरवाजा खोला तो सामने ही ज़ारा खातून खड़ी थी। वह दीदम को देखकर मुस्कुराई, लेकिन दीदम को महसूस हुआ जैसे वो कुछ परेशान हो। वो काफ़ी देर इसके साथ बैठी रही। दीदम का सारा ध्यान वाशरूम की दरवाजे की तरफ था कि ये ना हो अरसलान जमाल निकल आए और ना जाने इसकी माँ क्या समझे। इसका ध्यान भटक भटक कर इसी तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद वो इसके लिए नाश्ता भेजने का कहकर उठ खड़ी हुई तो दीदम ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और वाशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो खटक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और बगैर शर्ट के अरसलान जमाल इसके सामने था। दीदम रुख मोड़कर खड़ी होगी तो अरसलान ने मुस्कुराकर वार्डरोब में से शर्ट निकाल कर पहनी और इसके करीब आकर सर को दाएं बाएं हरकत दी, जिससे पानी के छींटे उड़कर दीदम के चेहरे पर पड़े। इसने झुककर इसके गाल पर अपने लब रखे और एक गहरी नज़र इस पर डालता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दीदम अपने गाल पर हाथ रखे वहीं बैठती चली गई। आज रुखसती शहर के एक बेहतरीन होटल में थी। 10 बजे के करीब वो जीमल के पास 7 पार्लर चली गई। 2 घंटे मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठने के बाद कहीं जाकर उसकी तैयारी में कमर हुई। नफीस से काम वाला गोल्डन कलर का लहंगा पहने वो
कल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी इसके मोबाइल पर अरसलान की कॉल आई थी। इसने रिसीव की तो इसने बताया कि वो कमाल साहब और ज़हरा खातून हाल के लिए निकल आए हैं। इसकी बात अभी जारी थी जब दीदम को एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और कॉल कट गई। इसने कांपते हाथों से 2 बार सहबार नंबर डायल किया, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। अल्लाह खैर करे। तभी जीमल ने इसे बताया कि ड्राइवर आ गया है। वो जीमल की मैयत पे गाड़ी में आकर बैठी और फिर से नंबर डायल किया, लेकिन पावर ऑफ आ रहा था। ठीक 15 मिनट की ड्राइव के बाद जब वो हाल में पहुंची तो सामने ही राबिया ताइसीना को भी कर रही थी। दीदम को देखकर वो तेजी से इसकी तरफ लपकी और इसे एक साथ के एक थप्पड़ सीध के किए, साथ ही नोच नोच कर इसके जेवरात उतारने लगी, जबकि वो बुत बनी खड़ी थी। जीमल इसका बचाव करने की कोशिश करी थी, लेकिन अपनी कोशिश में वो नाकाम थी। आसपास लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे। तभी मुजमे में से किसी की आवाज़ आई, ये लड़की तो बहुत ही मनहूस है, शोर के साथ साथ माँ बाप को भी खा गई। दीदम का ये सुनना था। वो लहरा कर धड़ाम से नीचे गिरी। ओ माय गॉड, ओ मेरे अल्लाह जी, ये क्या हो गया। जबकि जीमल रोते हुए इसका सर गोद में रखे हल्के हल्के थप्पड़ लगा रही थी, लेकिन वो होश और खरत से बेगाना हो चुकी थी। इसने रायान और जमाल साहब सबको आवाज़ दी थी, लेकिन वो सब लोग तो हॉस्पिटल की तरफ निकल गए थे। वो जिस वक्त होश में आई, खुद को नरम बिस्तर पर पाया। जीमल इसके पास बैठी आंसू बहा रही थी। बाहर से रोने और बयान करने की आवाज़ें आती थी। वो उठकर तेजी से बाहर की तरफ भागी, जहाँ इसके माँ बाप और शोहर का जनाजा रखा था। कुछ लोग इसे तरहम से और कुछ नफरत से देख रहे थे। वो भागकर बाप की चारपाई तक पहुंची। इनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। इसे लगा इसका दिल फट जाएगा। वो फूट फूट कर रोती। साथ ही नज़र माँ पर पड़ी तो नीम पागल सी माँ के चेहरे को देखने लगी, जिनका चेहरा नीलगू किया हुआ था। इसने हाथ बढ़ाकर इनका चेहरा छुआ। इससे लगा अभी माँ का हाथ इसके हाथ पर आकर ठहर जाएगा, लेकिन आज वो हमेशा के लिए चली गई थी। वहाँ इसे दिलासा देने वाला कोई नहीं था। और फिर इसे इसका ख्याल आया, जिसके लिए वो अभी लाल जोड़े में मलबूस थी, उलझी बिखरी बैठी थी। इसके पास पहुंचकर इसके चेहरे से कफन हटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, जब दरमियान में ही राबिया खातून ने इसका हाथ पकड़ लिया। तायम्मी, बस एक बार प्लीज, बस आखिरी बार इसका चेहरा देखने दे। उन्होंने आगे बढ़कर इसे धक्का देकर पीछे किया और इसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो मर चुका है, अब तू इसका पीछा छोड़ दो। और वो मरे कदमों से माँ और बाप की चारपाई के दरमियान में जमीन पर बैठ गई। जिमल ने वाइट चादर लाकर इसके सर पर डाल दी और इसके पास बैठकर आंसू बहाने लगी, जबकि दीदम बुत बनी बस माँ और बाप के चेहरे देख रही थी। जब जनाजे उठाने का वक्त आया तो इसने माँ बाप के चेहरे का बोसा लिया और एक उम्मीद से राबिया खातून की तरफ देखा, लेकिन बेटे की लाश देखकर इनके दिल में दीदम के लिए नफरत में और ही इजाफा होता था। राबिया खातून बेटे की लाश के साथ लिपट गई। बहुत सी औरतों ने मिलकर इन्हें थाम रखा था। तभी इनकी नज़र दीदम पर पड़ी, जो पागलों की तरह जमीन पर बैठी आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। वो तेजी से दीदम की जानिब लपकी और थोड़ी ही देर में सबके बीच बच बचाव कराने के बावजूद इसे धंक कर रख दिया, और वो भी मिट्टी की बुत बनी मार खाती रही। तब मरियम खातून इनके बीच में आई और जीमल को दीदम के लिए जाने को कहा। वह इसे सहारा देकर अंदर ले गई। मार खाने की वजह से इसकी चाल में लंगड़ाहट थी। जीमल ने इसे रोते हुए बेड पर बिठाया और साथ राबिया को कोसने लगी। तभी वो खोई खोई सी बोली, इन्हें क्यों कुछ कह रही हो जीमल? वो ठीक ही तो कह रही हैं। इनका जवान खूबसूरत बेटा इनके बुढ़ापे का सहारा छीन गया मेरी नहूसत की वजह से। मैं तो ऐसी मनहूस हूँ जो अपने माँ बाप को खा गई। जीमल को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। इसने वार्डरोब से एक सादा सा सूट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया और इसे पकड़कर वॉशरूम में ले गई। वो चेंज करके वापस आई तो इसे नींद की गोली देकर लिटा दिया, और जब तक वो सोती इसके पास बैठकर इसका सर दबाती रही। इसकी आंख अगली सुबह दिन चढ़े खुली। वो काफ़ी देर आंखें मूंदे बेड पर पड़ी रही। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने आंखें खोलकर देखा तो जीमल हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए और अंदर दाखिल हुई। इनके पीछे ही रायान कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर दीदम उठकर बैठ गई। उलझे बिखरे बाल, सूजे पपोटे रायान के दिल को कुछ हुआ। ये इसकी वो बहन नहीं थी। वह तेजी से आगे बढ़ा इसके बाहों और इसे बाहों के हिसार में ले लिया। दीदम को रोते रोते हिचकी बंद गई। आंसू पानी की तरह इसके चेहरे को भिगो रहे थे। रायान ने हाथ से इसके मुंह पर आए बाल पीछे किए और इसके आंसू साफ करते हुए नाश्ते की ट्रे अपने आगे खिसकाई। चलो जाओ, फ्रेश होकर आओ, फिर दोनों बहन भाई नाश्ता करते हैं। इसने रोते हुए नफ़ी में सिर हिलाया। तुम मेरी प्यारी बहन हो, चलो उठो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वो खामोशी से उठ गई। सोइम के बाद रेहान ने अपनी और इसकी सीट बुक करवा दी, लेकिन वो जाने से इनकारी थी। नहीं भैया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये मेरे शोहर का घर है, मैं यही रहूंगी। देखो दीदम, जिद ना करो। तुम जानती हो मुमानी तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बेजा जिद ना करो। जीमल गुस्से से बोल रही थी। जीमल, मैं इनकी खिदमत करूंगी। मैं इनके दिल में अपनी जगह बना लूंगी। मैं अपनी इद्दत यही पूरा करना चाहती हूँ, और इसके बाद भी मैं यहीं रहना चाहती हूँ।
जिमल गुस्से से इसकी तरफ मुड़ी, लेकिन इससे पहले ही रायान ने इसे चुप करवा दिया। ओके, तुम्हारा जब दिल करता है तुम रह लो, दिल करता है तुम रह लो, लेकिन जब तुम्हारा आने का दिल चाहे बस मुझे एक कॉल कर लेना। इसने इस बात में सर लाया और नजरें झुका ली, और फिर वो लोग चले गए। जमाल ताया का इसके साथ रवैया बहुत अच्छा था। वो इसके न जाने का सुनकर बहुत खुश हुए थे। राबिया ताई से एक आंख भी नहीं देखना चाहती थी। वो इनके सामने कम ही आती थी। इसने हंसना बोलना छोड़ ही दिया था। घर के ज्यादातर काम इसने अपने जिम्मा ले लिए थे। माँ बाबा आकर देखे आपकी बेटी ने सब कुछ करना सीख लिया है, लेकिन ये सब देखने के लिए आप नहीं है। वो अरसलान के कमरे में ही शिफ्ट हो गई थी। वो आज भी इसका परफ्यूम उठाकर इसकी खुशबू को महसूस करती थी। वक्त का नाम है गुजरना, और गुजर ही जाता है, लेकिन दीदम कमाल के लिए वक्त बस एक जगह पर रुक गया था। इससे इस्लामाबाद में रहते हुए पूरा 1 साल गुजर चुका था। वो अब पहले से भी ज्यादा खामोश हो गई थी। राबिया बेगम और दीदम के ताल्लुकात में मौजूद बर्फ भी पिघलना शुरू हो गई थी। आज सामने चौधरी की मेहंदी थी। जमाल साहब और राबिया बेगम दोनों गए थे। दीदम इनके बहुत इसरार के बाद भी नहीं गई। शादी वाले दिन जमाल साहब की नाराजगी की वजह से वो चली गई। ब्लैक कलर के कपड़ों पर ब्लैक बड़ी सी चादर रखे और एक अलग थलग कोने में बैठ गई। इसे आज भी लोगों की बातों से डर लगता था, और फिर इसे खुद से नफरत होने लगती है। वो लोगों का सामना करने से घबरा कर कहीं जाती नहीं थी, फिर भी किसी न किसी की नजर इस पर पड़ ही जाती और इनकी बातें इसका दिल छलनी कर जाती। इस वक्त भी इसके करीब बैठी औरतों की बातें सुनकर वो दिल बर्दाश्ता होकर बाहर की तरफ भागी, ताकि वो जमाल साहब को बताकर घर जा सके। तेजी से निकलते हुए इसकी किसी के साथ जोरदार टक्कर हुई। वो अपने हवासों में नहीं थी, जबकि टकराने वाला शख्स अपनी जगह पर मुंजमद हो गया था। दीदम कमाल, इसके मुंह से सरगोशीनुमा आवाज निकली थी। इसने अपने करीब खड़े अपने दोस्त से इशारे से इसके बारे में पूछा। क्या बताऊं यार, वो अफसुर्दगी के साथ बोला। क्या मतलब, ऐसे क्यों कह रहे हो? जोहान सिकंदर बेचैनी से बोला। ओ, तो सेकंड लीड वापस आ गया। वो यहाँ अपनी दोस्त फरहान चौधरी की बहन की शादी में आया था। फरहान और इसकी अमेरिका में दोस्ती हुई थी, और वो इसके बहुत असरार भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद था। फरहान, बोलो ना क्या हुआ है इस लड़की के साथ? यार, ये हमारे कज़न की मनकूहा थी। दोनों की शादी वाले दिन हमारा कज़न और उनकी अम्मी अब्बू एक एक्सीडेंट में फोत हो गए थे। इसके बाद बेचारी को सबने मनहूस करार दे दिया। तो ये अभी कहाँ होती है? अभी वही हमारी फुप्पो के घर ही। जी, अपने शोहर की फोत हो जाने के बाद भी? जी। इसके मैके में कोई नहीं है, एक भाई है, और इसने ले जाने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं मानी। वो अपनी कहकर चला गया, जबकि जोहान सिकंदर इसके पीछे बाहर निकल आया। जहाँ वो पार्किंग एरिया में गाड़ी के गिर्द चक्कर काट रही थी, बड़ी सी ब्लैक चादर से खुद को लपेटे नाखून काट रही थी। इसका चेहरा आंसू से तर था। जोहान सिकंदर का दिल हर चीज से अचाट हो गया। जमाल हसन और जोहान सिकंदर आमने सामने बैठे थे। जोहान सिकंदर ने दीदम के बारे में सुनते ही ये फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान से वापस अकेला नहीं जाएगा, और आज शादी के दूसरे दिन ही वो जमाल हसन के रूबरू था। इसने लगी लिपटी लगाए बगैर डायरेक्ट अपना मुद्दा इनके सामने रखा। मेरा नाम जोहान सिकंदर है। मैं तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट मुस्तफ़ा सिकंदर का इकलौता पोता हूँ। मेरे माँ बाप में जब बहुत छोटा था तभी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी परवरिश मेरे दादा ने की है। वो उर्दू और इंग्लिश मिला जुला कर अपनी बात इनके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। आपकी बहू दीदम कमाल मेरी एम्प्लॉय रह चुकी हैं। मेरे दादा मेरा रिश्ता लेकर कमाल साहब के पास गए थे, और तब दीदम अरसलान के निकाह में थी। ये बात हमें बाद में ही पता चली थी। मैं आज आपके पास दस्ते सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपसे दीदम कमाल का हाथ मांग रहा हूँ। मेरे दादा आपसे बात करना चाहते हैं। इसने कोट की पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए कहा। वो सफर नहीं कर सकते, वरना वो खुद आपके पास आते। इसने मोबाइल पर नंबर डायल करके मोबाइल जमाल हसन की तरफ बढ़ाया। तजब्जुब के शिकार जमाल हसन ने मोबाइल कान से लगाया तो दूसरी तरफ शफकत भरी आवाज सुनाई थी। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुस्तफ़ा सिकंदर इस्लामाबाद की तरफ आए। मैं आपसे दीदम बेटी का हाथ मांगता हूँ अपने पोते के लिए। देखिए बुजुर्गों, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं दीदम का कोई फैसला खुद नहीं कर सकता। इसका जो भी फैसला होगा वो इसका भाई ही करेगा। आप इसकी फिक्र न करें। मैं आज और अभी रायान के पास जा रहा हूँ। बस आप अपनी मर्जी बताएं। मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा बेटा तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, तो मैं कब तक इसे यहाँ रख सकता हूँ? मैं चाहता हूँ वो इसे भूल के जिंदगी में आगे बढ़ जाए। फिर ठीक है, मैं रायान के पास जाकर आपसे बात करता हूँ। और साथ ही कॉल रखती। जमाल हसन ने मोबाइल जोहान की तरफ बढ़ाया, जो इस दौरान बिल्कुल खामोश बैठा था। थोड़ी देर बैठने के बाद वो उठकर चला गया। घर से निकलते वक्त इसने दीदम कमाल को देखा था, जो सीढ़ियों पर बैठी हमेशा की तरह ब्लैक चादर लपेटे घुटनों में सर दिए बैठी थी। वो चाहने के बावजूद इसका चेहरा नहीं देख सका और सर झटकता अपनी गाड़ी में आ बैठा। जमाल साहब, ये कौन था? ये तुर्की से आया है, रायान ने इसे भेजा है। रायान इसके साथ दीदम की शादी करना चाहता है। उन्होंने सच झूठ मिलाकर बीवी को बताया। अच्छा, अभी मेरे बेटे का कफन भी मैला नहीं हुआ और वो अपनी बहन की किसी और से शादी करवाने जा रहा है। जमाल साहब इसे बताएगा। मिस नागिन की शादी मेरे जीते जी नहीं हो सकती।
जो भी इसके लिए आएगा मैं इससे बताऊंगी कि लड़की मनहूस है, ये मेरे बेटे को खा गई है, ये ना जाने अब किसको बर्बाद करेगी। वह ज़्यादती अंदाज में चीखने लगी। सीढ़ियों में बैठी दीदम तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी। इसे देखकर वो चील की तरह इस तक पहुंची थी। जुहान ने गाड़ी स्टार्ट कर निकलने से पहले एक नजर फिर दीदम की तरफ देखा जो भागती हुई अंदर की तरफ जा रही थी। जुहान भी गाड़ी से निकला और अंदर से आती चीखों पर वो भी तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। इसने देखा है खातून तेजी से इसे मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ रही थी। जुहान फुर्ती से इसके आगे जाकर खड़ा हो गया और वो इसके चौड़े वजूद के पीछे छुप गई। वो औरत जुहान को सामने देखकर ठिठक कर रुक गई। तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? ये मनहूस है, खा जाएगी तुम्हें भी और तुम्हारे खानदान को भी। इसे अपने सामने खड़ी खतून पर तरस आया जो बेटे के गम में नीम पागल हो गई थी। इसने आगे बढ़कर इन्हें बाहों के हिसार में लिया और वो बहुत अजीब से एहसास से देखने लगी। वो इन्हें वैसे ही लिए सामने पड़े सोफे पर बिठा दिया और खुद पंजों के बल इनके पाँव के पास बैठ गया। आप जानती हैं, जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारा इस दुनिया से जाने का दिन भी लोहे महफूज में लिख दिया जाता है। जिंदगी शुरू होते ही मौत हमारे ताकू में चल पड़ती है। आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान था, इसकी जिंदगी इतनी ही थी। आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को इनकी सबसे प्यारी चीज लेकर आजमाता है और जो सब्र करता है इसके यहाँ इसके लिए बड़ा अजर है। वो धीमे लहजे में इन्हें समझा रहा था और इसकी बातें इन पर किसी सहर की तरह असर कर रही थी। वे एकटुके से देख रही थी। तुम्हारा क्या नाम है? वो बोली तो वो पुरसकून लग रही थी। जुहान सिकंदर, तुम मेरे अरसलान जैसे हो। वो फीका सा मुस्कुरा दिया और नफी में सर हिलाया। नहीं, वो बहुत खुश नसीब था, इसके पास माँ बाप थे और दीदम कमाल जैसी लड़की इससे मोहब्बत करती थी। आखिरी बात वो बस सोच ही सका। तभी से इसका ख्याल आया जिसके लिए वो यहाँ आया था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। इसने जमाल साहब और राबिया खातून से इजाज़त चाहिए और सुस्त कदमों से बाहर निकल गया। न जाने यहाँ वो कब से ये सब सहती रही और मैं इसके वजूद से इतना बेखबर क्यों हो गया कि एक बार भी इसकी कोई खैर खबर ही नहीं ली। और फिर आनन फानन सब कुछ तय पा गया। रायान और जीमल भी पाकिस्तान पहुंच आए थे। दीदम के इनकार को कोई अहमियत ही नहीं दी गई थी। निकाह नामे पर दस्तखत करने के बाद वो फूट फूट कर रो दी। दुल्हन बने वर्सलान की तस्वीर के साथ सामने खड़ी थी। इसका अपना अक्स तस्वीर में नुमाया था। देख लो, मैं आज फिर दुल्हन बनी हूँ, किसी और के नाम की मेहंदी लगाई है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे नाम के सहारे जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन ये दुनिया जो है ना, ये अकेली औरत को जीने नहीं देती। मेरी भी नहीं सुनी गई। मुझे आज सूली पर लटका दिया क्या? मैं लोगों से छुपना चाहती हूँ, इनकी नजरों का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तभी खटके की आवाज पर इसने मुड़कर देखा, सामने राबिया बेगम खड़ी थी। मुझे माफ कर दो दीदम, मैं तो बेटे के दुख में इसकी कई बातें भी भूल गई। मेहंदी की रात को वो मेरे कमरे में ही सोया था और इसने मुझसे वादा दिया था कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी मुद्दल इल्जाम न ठहराऊं। इसने कहा था आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, लेकिन इसका बेजान वजूद देखकर मैं सब भूल गई। मुझे कुछ भी याद ना रहा। मुझे माफ कर दो। उन्होंने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया और फिर दोनों मिलकर खूब रोई। दोनों को लग रहा था वो आज ही इनसे जुदा हुआ है। और फिर रायहान और जमाल हसन कमरे में दाखिल हुए। चले, रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। दीदम कमाल ने एक आखिरी नजर इस कमरे पर डाली। जीमल ने व्हाइट कलर की चादर इसके सर पर डाल दी और वो बाहर की जानिब चलती। गाड़ी के पास पहुंचकर जमाल साहब और रायहान के गले लगकर खूब रोई। राबिया के बेगम इसे रुखसत करने के लिए बाहर नहीं आई थी। जीमल ने इसे पकड़कर गाड़ी में बिठाया। ब्लैक कलर के कमीज शलवार में मलबूस जुहान सिकंदर सबसे मिलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। दीदम कमाल ने इसकी तरफ देखना भी गवारा न किया था, जबकि जुहान सिकंदर की बेचैन नजरें बार बार इसके सरापे से उलझकर वापस आ जाती। इसने अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था, लेकिन वो खुश था, बहुत खुश। वो आज इसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। जुहान सिकंदर लड़कियों का जाम, इसकी यूनिवर्सिटी, सारी लड़कियां इस पर मरती थी। वही जितनी दुनिया में यूनिवर्सिटी है ना, सारी लड़कियां हीरो पे मरती हैं। और इसका दिल इस लड़की पर आया था जो किसी और की मोहब्बत में मुब्तला थी, लेकिन वो फिर भी खुश था। इसे यकीन था कि एक दिन वो इसे इससे भी ज्यादा चाहेगी। वो इसे लेकर सीधा होटल आया था। वो कमरे में दाखिल होकर बैठ के किनारे पर टिक के जुहान सिकंदर से देखता हुआ एक साइड पर पड़े सोफे पर बैठ गया। इसने एक सिगरेट सुलगाया और फिजा में सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए गहरी नजरों से इसे देखने लगा, जिसने अभी तक सर भी ऊपर नहीं उठाया था। इसने सिगरेट एस्ट्रे में मसला और आकर इसके बराबर बैठ गया। इसके बैठने पर वो खिसक कर इससे फासला बना गई। जुहान सिकंदर इस बात से बेखबर नहीं था। इसकी नजरें सफेद चादर से नजर आते इसके मेहंदी से रचे हाथों पर ठहर गई। जाओ, चेंज करके सो जाओ। इसकी बात पर इसने सर उठाकर जुहान सिकंदर की तरफ देखा,
जिससे इसका नकाब खुल गया था और इसके साथ ही ज़ुहान सिकंदर के दिल ने एक बीट मिस की थी। वो बहुत हसीन थी, लेकिन दुल्हन बनकर इस पर बहुत ही रूप आया था। ज़ुहान सिकंदर की नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया। इसकी नज़रों से घबरा कर वह जल्दी से उठी और बैग से कपड़े निकालने लगी। इसके हाथों में कपकपाहट वाज़ेह थी। कपड़े निकाल कर वो तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। वो वापस आई तो सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस थी। मुँह धोकर भी मुँह पर मेकअप के मिटे-मिटे निशान थे, जो इसे और खूबसूरत दिखा रहे थे। रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में भूतनियाँ लगती हैं। शीशे के सामने देखना कभी। वो बेड की दूसरी साइड पर जाकर लिहाफ तान कर लेट गई। ज़ुहान सिकंदर चुपके से कमरे से निकल आया और बेमकसद सड़कें नापने लगा। ऐसा हुस्न देखने के बाद किस कमबख्त को नींद आ सकती है? ये सोच आते ही इसके लब आप मुस्कुराहट में ढले। तुम क्या जानो दीदम कमाल, ज़ुहान सिकंदर ने तुम्हें कितना चाहा है। जिस दिन इस चाहत की आँच तुम तक पहुँच गई ना, तुम खुद को भी भूल जाओगी। ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जब रब ने तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में डाली और मैं सब कुछ भूल गया। अपनी सोचों में डूबे इस दौर कहीं मौज़न की आवाज़ सुनाई दी और इसने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा दिए। नमाज पढ़कर वो कितनी देर बेमकसद हाथ गोद में रखे बैठा रहा और फिर वो सजदा रेज़ हो गया। ए मेरे रब, एक औरत की मोहब्बत मुझे तेरे दर पर लेकर आई। मैं तेरा गुनहगार बंदा था जिसने मुझे अपने पास बुलाया, चाहे वजह जो भी हो, लेकिन मैं जानता हूँ बुलावा तुम्हारी तरफ से ही आया है। ए मेरे रब, मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत जगाने वाले, मुझे इससे नवाजने वाले, इसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। इससे आगे इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकलने से इनकार कर दिया और वो आंसू से तर चेहरा लिए वहां से निकल आया। कभी कभी जब ख्वाहिशात पूरी हो जाती है ना, तब भी रोना आता है और अल्लाह पे प्यार भी बहुत आता है। इसकी आंख नमाज के वक्त खुली थी। बहुत पहले तो इसे समझ नहीं आई कि वो कहाँ है। जब हवास बहाल हुए तो इसने अपनी बाईं साइड पर नज़र दौड़ाई तो खाली जगह देखकर वो उठकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था वहाँ रात को कोई सोया ही ना हो। वजू करके नमाज पढ़कर इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो रसलान जमाल की मगफिरत के लिए दुआ करते करते इसके आंसू इसके गालों पर बहने लगे। बहुत सा रोने के बाद इसने अपने आंसू साफ किए और तहिया कर लिया कि वो अभी से नहीं सोचेगी क्योंकि वो अपने जुमला हकूक किसी और के नाम कर चुकी है और अब वो इस शख्स की वफादार रहने की कोशिश करेगी। तभी दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ। कोट कंधे पर डाले मुजमहल सा लग रहा था। अब वो इसे देखते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। चेंज करके लौटा तो वो बेड पर बैठकर एक नज़र एक तरफ खड़ी दीदम पर डाली। शाम 5 बजे की हमारी तुर्की के लिए फ़्लाइट है। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, ज़ोहर तक मुझे उठा देना। तुमने नाश्ता करना है तो इंटरकॉम पर ऑर्डर कर लो। ज़ुहान की बातों के जवाब में इसने सर इस बात में हिलाया और सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। भूख तो इसे महसूस ही नहीं होती थी। वो आवाज़ बंद करके न्यूज़ लगाकर बैठ गई और फिर टीवी पर नजरें जमाए नींद की वादियों में गुम हो गई। दोबारा इसकी आंख खुली तो इसने किसी को अपने ऊपर झुके पाया। वो गायब दिमाग किसी से देखने लगी। ज़ुहान ने इसे कंधे से हिलाया तो उसे याद आया कि वो तो न्यूज़ सुन रही थी। ज़ुहान की बात याद करके वो तेज़ी से उठी और शर्मिंदा से सर झुका लिया। ज़ुहान शावर लेकर तैयार था और ड्रेसिंग के आगे खड़ा बाल बना रहा था। दीदम आहिस्ता से चलती हुई उसके करीब आकर रुकी और धीमी आवाज़ में बोली, आई एम सॉरी। इसकी बात पर ज़ुहान ने रुख मोड़कर इसे देखा और मुस्कुरा दिया। ड्रेसिंग के साथ टेक लगाकर एक गहरी नज़र इसके चेहरे पर डाली। मिसेस ज़ुहान, आपको तो 100 खून भी माफ़ हैं और आप इतनी छोटी सी बात के लिए सॉरी कह रही हैं। दीदम की आंखों में पानी जमा होने लगा। इसकी बात पर कोई भूली बसरी याद इसके दिमाग के तहखानों से टकराई थी और थोड़ी देर के बाद वो दोनों जाने के लिए तैयार थे। दीदम ने अपना बैग उठाना चाहा तो ज़ुहान सिकंदर ने मोबाइल पर बात करते हुए इससे पहले इसका बैग लेकर बाहर निकल गया और दीदम कमाल इसके पीछे चलती। वो एक बार फिर से वही जा रहे थे जहाँ से ज़ुहान सिकंदर और इसका सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन बहुत कुछ बदल गया था। शौक हो चंचल दीदम कमाल की जगह अब एक टूटी बिखरी दीदम कमाल इसके साथ जा रही थी और ज़ुहान सिकंदर इसके सारे दुख समेटने के इज़्म के साथ इसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। ज़ुहान इस वक्त फ्रंट सीट पर बराजमान था। बैक सीट्स पर मुस्तफ़ा सिकंदर और दीदम बैठे थे। अजमेर की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए दीदम को माँ और बाप की याद सताने लगी। ना जाने इसका और आंसू का साथ इतना गहरा क्यों हो गया था। इसे पता ही ना चला कब नमकीन पानी इसकी आंखों से जारी हो गया था। साइड मिरर पर देखते हुए ज़ुहान सिकंदर ने होंठ पीच लिए। वो इन आंसू को चुनने का हक भी तो नहीं रखता था। इसका हर आंसू इसे अपने दिल पर गिरता महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर ज़ुहान ने इसकी जानिब अपना मोबाइल बढ़ाया। इसने नासमझी से मोबाइल हाथ में लिया तो ज़ुहान ने इसे इशारतन बात करने को कहा। इसने मोबाइल कान से लगाया तो दूसरी जानिब रायान था। इसके चेहरे पर खुशी के रंग बिखर के सामने सोफे पर बैठे ज़ुहान सिकंदर ने दिलचस्पी से इसे देखा और दीदम को अपनी तरफ तकते पाकर इसने अखबार उठाकर अपने मुंह के आगे कर लिया, जबकि दीदम ने इसकी नज़रों की तपिश महसूस करते हुए रुख मोड़ दिया।
रायान और जीमल ने इसे बताया कि 1-2 दिन तक वो लोग भी तुर्की पहुंच जाएंगे। मुस्तफ़ा सिकंदर ने नेक्स्ट संडे को इन दोनों की वलीमे की तकरीब रखी थी, जिस पर बड़े पैमाने पर लोगों को दावतनामे दिए जा रहे थे। एक मशहूर डिज़ाइनर दीदम का ड्रेस तैयार कर रही थी। इसे घर से कहीं भी नहीं जाना पड़ा और हर चीज़ घर बैठे इस तक पहुंची थी। इसे बस अपनी पसंद बतानी थी, लेकिन इसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी अदम दिलचस्पी देखकर ज़ुहान सिकंदर ने सब कुछ अपनी पसंद से किया था। ज़ुहान सिकंदर के ननिहाल से भी सब इन्वाइटेड थे। इससे यहाँ आया चौथा दिन था और इन 4 दिनों में इसने ज़ुहान सिकंदर को नहीं देखा था। आज जीमल इससे मिलने आई थी। बहुत अच्छी लग रही हो। जीमल ने इसे भरपूर तरीके से सराहा था। सफ़ेद रंग के छोटे-छोटे नगीनों से भरे घेरे औदार फ्राक में काजल लगाए वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसी दौरान ज़ुहान सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ। वो रायान और जीमल की आमद का सुनकर अपनी एक अहम मीटिंग छोड़कर आया था। इसे देखकर जीमल एक्सक्यूज़ करती बाहर निकल गई। इसके बाहर निकलते ही ज़ुहान ने दीदम की तैयारी पर एक गहरी नज़र डाली, जबकि वो नज़र झुकाए खड़ी थी। वो छोटे-छोटे कदम उठाता इसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो वहाँ से जाने के लिए एक झटके से मुड़ी थी, लेकिन इससे पहले ही इसकी कलाई ज़ुहान की आहनी गिरफ्त में थी। दीदम ने एक नज़र इसकी गिरफ्त में मौजूद अपनी कलाई पर डाली और दूसरी नज़र ज़ुहान सिकंदर पर। इसके चेहरे पर नापसंदगी और गुस्सा देखकर ज़ुहान ने नरमी से इसकी कलाई छोड़ दी। ज़ुहान के चेहरे पर तकलीफ के इज़हार नुमाया थे। वह इसके पास से गुजरता वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बेचारी वो भी क्या करे। वॉशरूम के दरवाजे पर एक नज़र डालकर दीदम बाहर निकल आई, जहाँ रायान और जीमल मुस्तफ़ा सिकंदर के पास बैठे थे। वो आकर मुस्तफ़ा सिकंदर के करीब बैठ गई। वो इनकी बहुत इज्जत करती थी और अब तो कमाल साहब के जाने के बाद इसे इनसे बहुत ज़्यादा उनसीयत हो गई थी। इसके बैठने पर उन्होंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और रायान से मुखातिब हुए, बेटा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ जो तुमने ये हीरा हमारी झोली में डाल दिया। इसके आने से मुझे तो अपना घर जन्नत सा लगने लगा है। रायान ने मोहब्बत से अपनी बहन की तरफ देखा। तभी ज़ुहान वहाँ चला आया और वो दोनों बिजनेस की बातें करने लगे। मुलाजिम ने आकर खाना लगाने की इत्तला दी तो वो लोग डाइनिंग रूम की तरफ चलती है। एक तो दावल में खाना पता नहीं कहाँ से आ जाता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कितनी भूखी है इबा। और हमारा नाम इबा है, EBA, नोट एच नहीं आएगा, हिबा बन जाएगा। हिबा नहीं है हमारा नाम, इबा है। इबा आइन से या अलिफ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। और इबा का मतलब होता है फूल। तीनों मर्द हजरात की चेयर संभालने के बाद जीमल और दीदम भी बैठ के। जीमल रेहान के साथ, जबकि दीदम ने इन दोनों को देखते हुए ज़ुहान के साथ वाली सीट संभाल ली। ज़ुहान ने इसकी मौजूदगी को सिर्फ महसूस किया, लेकिन मुड़कर देखने की गलती नहीं की। अलबत्ता वो जो चीज़ भी खुद डाल रहा था इसकी प्लेट में भी डालता जा रहा था। खाना बहुत खुशगवार माहौल में खाया गया। रात के जीमल और रायान के जाने के बाद बहुत थकन की वजह से ज़ुहान कमरे में आया और लेटते साथ ही नींद की गोश में चला गया। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा सिकंदर और दीदम बैठे ज़ुहान की बचपन की तस्वीर देख रहे थे। मुस्तफ़ा सिकंदर इसे साथ साथ ज़ुहान की पसंद नापसंद, इसके दोस्तों, इसके वालिदैन के बारे में बता रहे थे। वो 4 साल का था जब माँ और बाप एक एक्सीडेंट में इसे छोड़कर चले गए। वो बाप से बहुत करीब था, इसलिए पहरों रोता रहता था। मैं अकेला होता था। इसके बाप के बाद सारा बिजनेस भी मुझे ही संभालना पड़ा। मैं घर और काम के चक्कर में घन चक्कर बन गया था। फिर एक दिन इसकी नानी आई और इसे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसके ननिहाल में फातिमा से इसकी दोस्ती है। फातिमा इसके मामू की बेटी है। दोनों एक ही स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में भी साथ रहे। मेरा ख्याल था कि ज़ुहान इसी से शादी करेगा, लेकिन फिर तुम आई इसकी ज़िंदगी में और इसने मुझे कहा, दादा जान आप जाएं, बहू ले ही आए। और जानती हो, जब इसने तुम्हारा नाम लिया तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर से वापस आया तो वो बहुत उम्मीद से मेरे पास आया था। और मैंने जब इसे तुम्हारे निकाह के बारे में बताया तो पहले तो वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन फिर बाजार पुरसुकून हो गया, बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह। और फिर इसने वो फैसला किया जो इसने तब भी ना किया था जब इसके माँ बाप इसे छोड़ कर गए थे। वो अमेरिका चला गया, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। और जब मैं इससे शिकवा करता कि वो मुझे अकेला छोड़ गया है तो हंसकर कहता, दादा जान शादी कर लें। बातें करते दोनों को पता ही न चला कि कब फजर हो गई थी और फिर वो नमाज पढ़कर अपने कमरे में चली गई। ज़ुहान की जिस वक्त आँख खुली, धूप खिड़कियों से छन छन अंदर आ रही थी। वो उठने लगा जब इसकी नज़र अपने सीने पर रखे दीदम के हाथ पर पड़ी, जो एक हाथ इसके सीने पर रखे जबकि सर इसके कंधे के करीब रखे सो रही थी। वो इस पल को कैद कर लेना चाहता था। वो वापस लेट गया और हाथ बढ़ाकर इसकी आंखों में आए बाल पीछे किए। वो सोते हुए जरा सा कसमसाई और सर ज़ुहान के कंधे पर रख लिया। ज़ुहान अपनी जगह साकित सा रह गया। इसके बालों से उठती खुशबू इसे मदहोश कर रही थी। इसने करवट ली और इसका सर अपने बाजू पर रखकर आंखें मूंद ली। ये फातिमा है। ज़ुहान जो अभी नानू के घर से फातिमा के साथ लौटा था, इसने लाउंज के आरामदायक सोफे पर बैठी दीदम से इसका तारुफ करवाया। फातिमा, ये दीदम है। दीदम ने ज़ुहान के तारुफ करवाने पर अपने मोबाइल से नज़र उठाकर सामने खड़ी फातिमा को देखा तो नज़र पलटना भूल गई।
सुर्ख रंग के फराक जिस पर ग्रीन कलर की पत्तियां बनी हुई थी, गोल्डन कलर के सिल्की बाल पुष्ट पर फैले हुए थे। रेड हाई हील में मुकीद इसके धूतिया सफेद पांव तवज्जा का मरकज थे। दीदम बहुत फुर्सत से इसका जायजा ले रही थी, जबकि फातिमा ने एक नजर दीदम को देखने के बाद दोबारा नहीं देखा था। वो वापस जुहान की तरफ मुड़ गई थी, जबकि जुहान दीदम को देख रहा था, जो टिकटिकी बांधे फातिमा को देख रही थी। फातिमा ने जुहान को मुतवज्जा न पाकर एक नजर दीदम पर डाली, जिस पर वो गड़बड़ाकर वापस अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गई। कभी कभी रिश्ते संभालने के लिए तीसरे का आना जरूरी होता है ताकि अहमियत पता चले। मतलब वक्त देखे ना, कभी कभी तीसरा आके बर्बाद कर देता है और कभी कभी तीसरा आके सही कर देता है सारा कुछ। ये तो रिश्ते और की बात है या वक्त की बात है। जुहान, लगता है तुम्हारी वाइफ को मेरा आना पसंद नहीं आया। मेहमान आने पर इसे बैठने का ही पूछ लेते हैं। तुम कोई पहली बार तो यहाँ नहीं आई हो। वैसे भी मेरी बीवी अभी खुद भी मेहमान है, अभी तो हमारा वलीमा भी नहीं हुआ। जुहान को उसकी बात नागवार गुजरी थी, तभी वो दीदम की वकालत करते हुए बोला था। तो मिस दीदम, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा मतलब है अपनी खूबियों के बारे में बताएं, जिनकी बिना पर जुहान सिकंदर ने आपको चुना है। और आपने जुहान सिकंदर को, वो आम से लहजे में पूछ रही थी, लेकिन दीदम को इसका अंदाज तंजिया लगा। इसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था, जब किचन से हाथ में पानी की बोतल उठाए जुहान अंदर चलाया। फातिमा, अपना जुमला दुरुस्त कर लो। इसने मुझे नहीं पसंद किया है, बल्कि सिर्फ मैंने इसे पसंद किया है। मतलब ये तुम्हें पसंद नहीं करती। यार, बीवी मेरी है तो मुझे ही पसंद करेगी। दीदम को इस लड़की की सवाल जवाब से घबराहट हो रही थी। जुहान सिकंदर जानता था इसे ऐसे सवाल इससे नहीं पूछने चाहिए। दीदम प्लीज कॉफी बना लाएं। जुहान सिकंदर ने इसकी अंदरूनी कैफियत के पेश नजर इसे मंजर से गायब करने का बहाना फराहम किया और वो भी तेजी से उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रात का न जाने कौन सा पहर था जब जुहान ने इसे जगा कर पूछ रहा था, और वह भूल चुकी थी कि वो ख्वाब में क्या देख रही थी। वो खाली दिमाग से जुहान को देखने लगी, जो चेहरे पर परेशानी समोए इसे देख रहा था। इसकी नजरों से घबरा कर इसने नफी में सर हिलाया। जुहान ने गिलास में पानी डालकर इसकी तरफ बढ़ाया। इसने 2-4 घूंट पीट कर गिलास वापिस इसको थमा दिया। वो करवट लेकर लेट गई और जुहान सिकंदर इसकी पुश्त को घूरते हुए ख्वाब में इसके बोले के अल्फाज पर अज़ियत का शिकार हो रहा था। वो अरसलान अरसलान पुकार रही थी। किसी मर्द के लिए इससे ज्यादा अज़ियत का सामान क्या होगा कि इसकी बीवी इसके पास होते हुए भी किसी दूसरे मर्द को दिल में बसाए हुए थी। इसकी सोच बदल रही थी। वो एक महबूब की जगह एक शोहर खड़ा हो गया था और वो इसके दिमाग से अरसलान नाम के भूत को खिंच डालना चाहता था। वो कल तक बहुत खुश था, क्योंकि वह इसे अपनी बाहों में लेकर सोया था, और सुबह जब इसकी आंख खुली तो दीदम ने बगैर कोई बुरा मनाए नरमी से अपने ऊपर से इसके बाजू हटाकर उठ गई थी। हाँ, सिकंदर के लिए इतना ही काफी था। इस पल न जाने वो इतना जज्बाती क्यों हो रहा था। इसे इस लम्हा दिल का हाल सुनाने के लिए किसी सामया की शद जरूरत थी। वलीमे की तकरीब में दीदम को स्टेज पर बिठाया जा रहा था। वीडियो मेकर अपने काम में मशगूल था। मूव और ग्रीन कलर के लहंगे पर जेवरात से लदी बेहतरीन मेकअप किए वो कमाल लग रही थी। 3-piece सूट में मलबूस जुहान सिकंदर की इच्छा भी निराली थी। वो यकीन करने में मुतामल था कि ये सजी संवरी हुस्न की मूरत इसके लिए सची है। तकदीर के खेलों को कौन समझे। दीदम कमाल एक बार पहले भी सजी थी अपने पूरे दिल से, लेकिन इसका दिल उजड़ गया था। अब इसे सजने समझने से डर लगता था। इसके दिमाग में लोगों की बातें गूंज रही थी। मनहूस है, ये शोहर को खा गई है, माँ बाप को खा गई। इसकी आंखों के आगे राबिया बेगम आकर खड़ी हो गई थी। हाथ बंधे, मर गया है मेरा बेटा, अब तो इसका पीछा छोड़ दो। और फिर इसे एक धक्का दिया गया था। इसके जिस्म को एक झटका लगा था। इसका सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। इसने गैर इरादी तौर पर जुहान सिकंदर का हाथ थाम लिया था। मुस्तफा सिकंदर से बात करते जुहान सिकंदर ने चुंबा से अपने हाथ पर दीदम की गिरफ्त महसूस की, और इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो इसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, सॉरी। इसने इसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाला और उसके हाथ को गिरफ्त में ले लिया। शोर के बाद हल्का सा झुककर जुहान सिकंदर ने हंसते हुए बोला, क़यामत लग रही हो। इसकी आवाज के भारीपन पर इस पहली मरतबा इसके दिल को कुछ हुआ था। इसने झुका सर मजीद झुका लिया। जुहान सिकंदर की नानी बहुत ही नफीस खतून थी। दीदम को इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खनकती हंसी, शरीर लहजे, पानी की जैसी शफाफ मुस्कुराहट वो सबके चेहरों पर नजर दौड़ा रही थी। हर बंदा खुश और मुतमईन लग रहा था। और फिर इसने अपने अंदर झांका तो एक डर कहीं चुप कर बैठा हुआ था। इसने जुहान सिकंदर के हाथ में वकीत अपने हाथ पर एक नजर डाली। वो बहुत खुश लग रहा था। दीदम पूरी जान से काम की, अगर इस बार भी से कुछ ऐसा हुआ तो वो मर जाएगी। जुहान सिकंदर ने इसकी तरफ देखा। इसके होंठ नीले पड़े थे। इसके हाथ में मौजूद इसका हाथ कांप रहा था। वो इसे ठीक नहीं लग रही थी। इसकी परेशानी सवा होगी। और फिर इसने जीमल के हमराज से घर भेज दिया। सब लोग हैरान थे, दुल्हन कहाँ गई। फिर जुहान ने मुस्तफा सिकंदर को बताया कि वो ठीक नहीं है। मेहमानों के जाने के बाद वो भी घर लौट आए। रायान भी इनके साथ था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर जीमल नीचे आ गई और इन्हें बताया कि वो सो रही है। रायान और जीमल के जाने के बाद वो कमरे में आया। अंदर आते ही पहली नज़र बिस्तर पर पड़ी
जहाँ वो गठरी बनी सो रही थी। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। लाइट ऑफ करके बेड पर लेटकर दीदम कमाल की जानिब में करवट लेकर वो नींद की दवाई के ज़ेरे असर सो रही थी। जोहान सिकंदर ने हाथ खींचकर इसे अपने करीब कर लिया। आज का इसका रूप बार बार इसकी आंखों के आगे लहरा रहा था और आज दूर रहना तो नामुमकिन था। इसे अपने हिसार में लेकर इसने आंखें मूंद ली। इसके बालों से उठती खुशबू पर वो मदहोश हो रहा था, लेकिन इसकी सेहत के पेश नज़र खुद पर बंद बांध कर पड़ा रहा। दीदम कमाल के होंठ इसके सीने को छू रहे थे और जोहान सिकंदर के लिए बस इतना ही काफ़ी था। वो इतना गहरी नींद सोया कि इसे दीदम कमाल को अपने पास उठकर जाना भी महसूस ना हुआ। वो तैयार होकर नीचे आया तो वो वो डाइनिंग पर बैठी नाश्ता कर रही थी। जोहान इसके बराबर बैठा तो इसने सर उठाकर इससे देखा और पहली बार जोहान सिकंदर को महसूस हुआ कि इससे नजरें चुरा रही है। मुस्तफा सिकंदर के कहने पर इसने जोहान के कप में चाय डाली तो इसके हाथों की कपकपाहट महसूस की। रॉयल ब्लू पजामा और लॉन्ग शर्ट पर वो हमरंग दुपट्टा सर पर जमाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुस्तफा सिकंदर इन दोनों को अकेला छोड़कर उठ के जोहान सिकंदर ने नाश्ता खत्म करके एक नज़र इस पर डाली। मैं समझ सकता हूँ दीदम, तुम जितना चाहो वक्त ले लो, मैं इंतज़ार की लज्जत चखने को तैयार हूँ। ये मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मोहब्बत की आजमाइश समझकर इसने हंसकर दीदम को हल्का करना चाहा और झुककर इसके कदमों से एक फूल उठा लिया। शायद इंतज़ार का, आजमाइश का, मोहब्बत का। दानाओं का कौल है, मोहब्बत महज एक दूसरे की तरफ देखने का नाम नहीं बल्कि एक ही सिमत देखने का नाम है। जहाँ देखा बस इसे ही देखा, जिससे मोहब्बत की बस इसी से मोहब्बत की, जिसे चाहा बस इसी को सोचा। राहें बदलने वाले, शहर बदलने वाले, मुल्कों फिरने वाले मोहब्बतों की रमज़ को समझ सकते हैं। जर्मन स्टाइल लिखा का कौल है, मोहब्बत औरत की ज़िंदगी होती है और मर्द की ज़िंदगी का महज एक वाक़या। जिमल मेरे दुश्मन को बताओ, मैं 10 माह पहले जोड़े गए रिश्ते को तोड़ रही हूँ। चूल्हे के आगे खड़ी मिराल पंजों के बल बैठी थी और दीदम के आगे हाथ जोड़ दिए थे। दीदम, खुदा का वास्ता है तुम्हें कुछ रहम करो इसके हाल पर, जो एक माह से हर शाम एक उम्मीद से इस घर में आता है कि शायद आज इसे माफ़ी मिल जाए, और माफ़ी भी इस गलती की जो इसने की ही नहीं थी। दीदम खामोशी से उठकर अपने कमरे में की तरफ जाने के लिए पलटी तो सामने ही वो खड़ा था। ये क्या हुआ? अभी भी तो सारा कुछ ठीक था। हैं? एकदम ही सारा कुछ बदल गया। तुम मुझे छोड़ रही हो महज इसलिए कि मैंने अपनी कम फहमी में तुम्हें बेहुदा अल्फाज से नवाजा है। मैंने तुम्हारी ज़ात को सबसे पहले रखा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे जहन से एक नकारा सोच को निकालना चाहता था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे और किस तरह इसके दिल से सारी बदगुमानी धो डाले। अपना और मेरा वक्त फजूल तकरार में ज़ाया ना करो। वैसे भी तुम तो अमेरिका जा रहे हो ना, जाकर वही किसी भी मैम से शादी रचा लेना। दीदम ने बहुत वाज़ेह तौर पर जोहान सिकंदर की आंखों के गोशे भीगते देखे और वो पलट गया। वो दीदम की बातों से मायूस होकर घर पहुंचा तो लाउंज में दाखिल होते ही इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मुस्तफा सिकंदर सामने फर्श पर उंधे मुंह पड़े थे और इनके नाक और मुंह से खून बल बल कर निकल रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और इन्हें उठाकर गाड़ी में डाला और करीबी हॉस्पिटल ले आया। इसने रेहान को भी इत्तला दे दी थी। थोड़ी देर में चली आई हवास भागता सी, आंसू इसकी चेहरे को भिगो रहे थे। आते साथ ही जोहान की तरफ बढ़ी। क्या हुआ है? आप कहाँ थे जो वैसे गिर गए? डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी तो कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम हौसला रखो, वो ठीक है। शायद बीपी हाई होने की वजह से चकरा कर गिर गए हों। और फिर डॉक्टर ने भी वही कहा जो जोहान कह रहा था, लेकिन दीदम की तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर वो लोग सिकंदर साहब को लेकर घर आ गए और हैरान तौर पर जैसे वो पिछले 1 महीने से घर आने की मिन्नतें कर रहा था, वो खामोशी से हॉस्पिटल से घर लौट आई थी। वो जोहान से नाराज़ थी, लेकिन मुस्तफा सिकंदर को वो बहुत चाहती थी और वो भी इसे जोहान से बढ़कर चाहते थे और वो इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसीलिए चली आई थी। जोहान को पिछले 1 महीने से जो घर काट खाने को दौड़ रहा था, वहाँ अब हर तरफ रौनक ही रौनक लग रही थी। जोहान से इसकी नाराज़गी बरकरार थी, लेकिन वो भी खुश था। आई थिंक ये पास्ट में कुछ हुआ है तो वो शायद आगे बताएं, या शायद हमने फिर एपिसोड मिस कर दिया। ऐसा ना हो प्लीज़। ये हमारे साथ 2 दिन से क्या हो रहा है? हम एपिसोड आगे पीछे कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वापस करनी पड़ रही है रिकॉर्डिंग। मोहब्बत एक मोर्चा था जो रोनमा हो चुका था, जो मुर्दा दिलों को ज़िंदगी की हरारत बख्शता था। मोहब्बत अगर एक गैर मुंतकी शय है तो ये दीदम कमाल को भी हो गई थी। इसने एक बार फिर से मोहब्बत करने का फ़ैसला किया था। वो नादान नहीं जानती थी कि इसका फ़ैसला नहीं है, ये तो रब का फ़ैसला है। वो जब हमसे हमारी कोई प्यारी चीज़ लेता है ना, तो हमें इससे बेहतर से नवाजता है। अल्लाह ने भी इसे नवाजा था, बेहिसाब बेशुमार, एक ऐसे शख्स को इसे सौंप कर जो इसकी कदर करता है, इसकी छोटी से छोटी तकलीफ पर भी उठ खड़ा होता है जैसे इससे ज़्यादा तकलीफ इसे हो रही हो। लेकिन दीदम कमाल को लगता था इसे खुशियाँ रास नहीं है। लेकिन क्या है कि जहाँ से मोहब्बत ज़्यादा मिलती है, वहाँ छोटी सी बात अगर आपके बरखिलाफ हो वो बर्दाश्त नहीं होती। इसके साथ भी यही हुआ था।
चले जी, शुक्र है एपिसोड मिस नहीं हुई। ये बता रहे हैं कि वो क्यों नाराज थी। इस रात खूब जमकर बारिश बरसी थी। वो मोबाइल हाथ में लिए चक्कर पर चक्कर काट रही थी, लेकिन जहान का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। इसने इसके ऑफिस में कॉल की, लेकिन वो वहाँ से निकल चुका था। जूं जूं रात गुजर रही थी और वो और परेशान हो रही थी, और आखिरकार इस परेशानी ने एक जान का रूप ढाल लिया। वो एक बार फिर अपने वहमों में घिर गई। इसे लग रहा था कि इसकी मनहूसियत ने जोहान सिकंदर को भी अपनी लपेट में ले लिया हो। सुबह 7 बजे के करीब इसकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो दौड़ी चली आई थी। जोहान के साथ फातिमा को देखकर वो अपनी जगह पर जम गई। दीदम को देखकर इसने एक मुस्कुराहट पास की और इसके पास से गुजरते हुए इससे नाश्ता लगाने को कहा और खुद ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। वो उल्टी सी किचन की तरफ बढ़ गई। कुक को नाश्ते के कहकर वो फातिमा के पास आकर बैठ गई, जो कि हमेशा की तरह अपने मोबाइल में बिजी थी। वो दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे तो वो अपने रूम में चली गई। वो मुंतज़िर रही कि वो इसे रोक कर नाश्ते की ऑफर करेगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया और नाश्ते में मसरूफ हो गया। कमरे में आकर वो जले पैर की बिल्ली बनी चक्कर काटती रही। जोहान सिकंदर का नज़रअंदाज करना इसे बहुत बुरी तरह से खुला था। वो ऑफिस से आकर इसकी जानिब खींचा चलाता था, लेकिन आज तो इसने मुड़कर भी ना देखा था। तभी गाड़ी की आवाज़ पर इसने पर्दा सरकार कर देखा तो फातिमा के साथ चला गया था। दीदम की आंख से आंसू निकले, जिन्हें इसने बेदर्दी से साफ किया और कंबल लपेट कर लेट गई। सारी रात जागने की वजह से वो जल्दी ही सो गई। दोबारा इसकी आंख खुली तो खुद को इसकी बाहों के हिसार में पाया। नरमी से अपने ऊपर से इसका बाजू उठाते हुए वो उठकर वाशरूम में घुस गई। वो बाहर आई तो वो जाग चुका था। दीदम ने इसे नज़रअंदाज करते हुए ड्रेसिंग के आगे आकर खड़ी हो गई और बाल बनाने लगी। तभी वो उठ के इसके करीब चलाया और थोड़ी इसके कंधे पर रखते हुए इसे अपने हिसार में लेकर आईने में नजर आते इसके दिलकश सरापे पर नजरें जमाए बोला, सोच रहा था तुम्हारी थोड़ी देर सोऊंगा, लेकिन जब तुम पास से उठ जाती हो तो नींद भी बेरहम हो जाती है। बहुत कोशिश के बाद भी सोना नहीं होता। दीदम ने इसकी पूरी बात सुनने के बाद बदतमीजी से इसका हाथ झटकते हुए इससे दूर हुई। जोहान ने हैरान और थोड़ा गुस्से से इसे देखा, जबकि वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और फिर थोड़ी देर के बाद रूम से भी निकल गई। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। वो कमरे में आता तो वो वॉकआउट कर जाती। जोहान को भी गुस्सा आ गया और इसे मनाने के बजाय इसके हाल पर छोड़ दिया। वो नहीं जानता था इसका ये अमल चलती पर तेल का काम करेगा। और फिर एक दिन लंच पर फातिमा चली गई और दीदम को खूब ताव आया और वो इसके जाने तक अपने रूम में बंद रही। इसके जाते ही वो बाहर आ गई और मुस्तफा सिकंदर के पास बैठ गई। जोहान को आज इस पर बहुत गुस्सा आया था। दूसरे दिन वो ऑफिस से आया तो वो इसे देखकर रूम से जाने लगी जब वो इसके सामने आ गया। दीदम कमाल, तुम्हारी जो भी नाराज़गी है वो मुझसे है, इस घर में आने वाले मेहमानों के साथ नहीं। मुझे जो लोग पसंद नहीं है मैं इनके साथ बैठना पसंद नहीं करती। आपने क्या कर वो जाने लगी जब जोहान ने इसे सख्ती से बाजू से पकड़कर सामने किया। तुम चाहती क्या हो? फातिमा के साथ तुम्हें क्या मसला है? तुम क्यों सुकून से ना खुद रहती हो ना मुझे रहने देती हो? मैं तो सुकून से ही रह रही हूँ और आपकी बेसुकूनी की वजह मैं नहीं जानती। हाँ, आप अपनी बेसुकून की वजह जानते होंगे। जिसके पास आपको सुकून हासिल हो वहाँ चले जाएं। दूसरी शादी वाली लड़कियों की ज़िंदगी में मोहब्बत की मुद्दत इतनी ही होती है, सिर्फ 8 माह। मैं आपके सर से भी मोहब्बत का भूत उतर गया है ना, तो आप कोई और ले आए। वो बदगुमानी की इंतहा पर थी। जोहान का दिल किया वो खींच कर सेक लगाए और इसका दिमाग दुरुस्त करते। तुम्हारे दिमाग में जो ये फतूर भरा है ना, इसे अपने दिमाग से निकाल दे। इसने गुस्से में इसे बस एक धक्का दिया। इसमें भी कोशिश की वो गिरे ना और खुद कमरे से निकल गया, जबकि दीदम को माल की इसका धक्का देने से ही जान निकल गई थी और चकरा कर गिरी, जिससे टेबल का कोना इसके सर पर लगा। चल लो वही हीरोइन बड़ी नाजुक पत्ते की तरह। वो थोड़ी वहाँ बैठी अपनी ज़िंदगी पर मातम करती रही और फिर एक बैग में अपने कपड़े डाल कर निकल आई। घर पहुँचने पर रायान और जिमल ने से बहुत पूछा कि वो क्या हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही। इसने अपने लब सीट किए। इसने जिमल को इतना बता दिया कि वो वापस नहीं जाएगी और इसी शाम जोहान चला आया इसे लेने के लिए, लेकिन इसने इसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। वो भी वक्ती गुस्से से वहाँ से निकल गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो फिर चौखट पर खड़ा था और फिर वो रोज़ ही आ जाता, लेकिन दीदम की ना हाँ में ना बदल सकी। तो ये हुआ था। कुछ ख्यालात जो पुख्ता हो गए थे, एक अकीदत जो नज़रें उठाने ही नहीं देती थी, एक इत्मीनान जो कभी डराता ही ना था। दरवाजे के साथ लगकर खड़ी दीदम कमाल की आंखें भर आई थी। वो खुद को समेटते हुए उठ खड़ी हुई। यहाँ मजीद ठहरना मुश्किल अमर था। अगर वो शख्स मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था तो क्या तुम दीदम कमाल, तुम इसके लिए कुछ अनचाहे रिश्ते बर्दाश्त नहीं कर सकती? इसने तुम्हारी खातिर खुद को बर्बाद कर लिया। एक बेवा का माशरे में क्या मुकाम होता है जानती हो क्या? आज इसका ज़मीर इसके सामने खड़ा इसे लन तन मलामत कर रहा था। आज इसकी ज़बान बंद थी और दिल बोल रहा था। इसके दिमाग में जोहान सिकंदर की बातें गूंज रही थी। मुस्तफा सिकंदर और जोहान सिकंदर आमने सामने बैठे थे। जोहान, ऐसा कब तक चलेगा? तुम लोग कब तक 2 अजनबियों की तरह रहोगे? तुम दोनों को देखकर लगता है नदी की 2 किनारे हैं जो साथ तो चल रहे हैं मगर मिल नहीं सकते। नहीं दादाजान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जोहान, मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तुम मुझे झुठला नहीं सकते। मैं आपको क्यों झुठलाऊंगा? हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है।
मुस्तफ़ा सिकंदर इसे खुशमगी नज़रों से घूरा। ये उड़ी रंगत, आंखों के नीचे पड़े हल्के, ये मलगज्जा हुलिया तुम्हारी अंदरूनी कैफियत का गमाज है। मुस्तफ़ा सिकंदर के लिए चाय लेकर आती दीदम कमाल के पाँव ज़मीन के साथ जम के। इनकी बात पर वो ठिठक कर रुक गई। इसका दिल चाहा कि आगे बढ़कर वो भी इस शख्स को देख सके। वो उठकर खड़ा हो गया और कमरे में टहलने लगा। अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। वो इस वक्त अपने हवास में नहीं था, वरना वह मुस्तफ़ा सिकंदर के सामने बैठकर कभी स्मोकिंग नहीं करता था। मुस्तफ़ा सिकंदर का दिल दुख से भर गया। अगर तुम कहो तो मैं इससे बात करूँगा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। वो शायद मुझ पर एतबार नहीं करती और शायद वो अभी तक अरसलान जमाल को नहीं भुला सकी। इसकी ज़िंदगी में मैं कहीं नहीं हूँ। मुझे इससे कोई गिला भी नहीं है। मैं तो इसके अलावा किसी को नहीं चाह सका। मोहब्बत एहसास ही ऐसा है और यह एहसास ही हमें एक दूसरे से बांध कर रखता है। जैसे मैं एक अंधे की डोर में बंधा हुआ हूँ। मैं एक उम्मीद के साथ जी रहा हूँ कि कभी तो हवाएं रुख बदलेंगी और इसे जुहान सिकंदर से मोहब्बत होगी। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो बाहर निकला तो ठेठक कर रुक गया। सामने वो खड़ी थी, पथराई आंखों के साथ उड़ी रंगत लिए। वो एक पल के लिए इसके पास रुका, कुछ कहने के लिए लब वाकी और फिर होंठ भींच कर इसकी साइड से निकलता चला गया। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके ऐसा होंगे। वो दोनों आज जुहान की नानी के घर आए हुए थे। ये एक छोटी सी पार्टी थी जिनमें जुहान और फातिमा के फ्रेंड्स भी आए हुए थे। क्योंकि दीदम को जुहान की नानी ने खुद कॉल करके बुलाया था, इसलिए इसके बगैर कहे वो इसके साथ चली गई। ब्लैक साड़ी जिस पर ग्रीन कलर का खूबसूरत काम हुआ था, जेबदन किए, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वेट अ सेकंड गाइस, रुक जाए ज़रा। जुहान सिकंदर ने ब्लैक थ्री पीस जेबतन किया हुआ था। इस वक्त वो सबकी भरपूर फरमाइश पर गिटार संभाले, आंखें मूंदे बहुत जज़ब के आलम में सुर बिखेर रहा था। ठीक इसके सामने सिंगल सोफे पर बैठी दीदम कमाल हाथों के प्यालों में अपना चेहरा गिराए टिकटिकी बांधे इसे देख रही थी। जुहान सिकंदर की आंखें बंद थी, वरना वो इसे खुद को इतने जज़ब के आलम में तकते देखकर बेहोश ही हो जाता। बंदी रहने दो फिर। तभी दीदम की नज़र फातिमा पर पड़ी, जो बहुत पुरशौक निगाहों से जुहान सिकंदर को देख रही थी। इसकी आंखों में एक अलवाही चमक थी। पिंक और लाइट पर्पल कलर के मॉडर्न ड्रेस में वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। दीदम कमाल को एकदम से ही सब कुछ बेमायनी सा लगने लगा। तालियों की आवाज़ पर इसने रुख मोड़कर जुहान की तरफ देखा, जो सर हिलाकर सबका शुक्रिया अदा कर रहा था। सबसे होती हुई इसकी नज़र दीदम कमाल पर आकर रुक गई, जो खामोश और खाली नज़रों से इसे देख रही थी। काफ़ी देर बैठने के बाद वो दोनों वापसी के लिए उठ खड़े हुए। इनकी गाड़ी रवाना होने से पहले दीदम ने फातिमा को जुहान की साइड पर झुकते देखा था। वो इसे कल किसी मीटिंग की बाबत पूछ रही थी। नहीं, कल की मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन क्यों? बस वैसे ही। वो कह नहीं सका कि कल इसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और वो कल का सारा दिन घर में ही रहना चाहता है। इसने एक नज़र दीदम पर डाली, जो पूरी दिलजमी से बाहर देख रही थी। अभी थोड़ा सा ही फासला तय किया था जब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पता ही ना चला और अगले 10 मिनट में हल्की बूंदाबांदी ने तूफानी बारिश में बदल गई। शदीद बारिश की वजह से घंटे का सफ़र 3.5 घंटे गुजरने के बाद भी तय ना हो सका। शदीद बारिश और धुंध की वजह से रास्ता सुझाई न दे रहा था। वो बहुत महारत से ड्राइव कर रहा था। तेज़ बरसती बारिश में इसने दीदम के लब हिलते देखे थे। वो इसे कुछ कह रही थी। जुहान इसकी बात सुनने के लिए थोड़ा सा इसकी तरफ झुका और तभी दूसरी तरफ से आती गाड़ी के साथ एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। ज़ोरदार टक्कर से गाड़ी घूमकर मुखालिफ सिमत में मुड़कर अपनी जगह पर रुक गई। ओह माय गॉड, अल्लाह जी, ये क्या कर दिया? ये क्या हो गया? सॉरी, ओ अल्लाह जी, ओ अलहदा बोला, अल्लाह जी अलहदा, ठीक है ना। नेगेटिव पीपल भी बहुत बैठे होंगे इधर। अल्लाह, खैर आगे बढ़ते हैं। दीदम का सर साइड मिरर से जोर से टकराया और दर्द की तेज़ लहर इसके रगरोपे में लौट गई। गाड़ी के रुकते ही इसने रुख मोड़कर जुहान की साइड पर देखा तो इसे अपनी सांस सीने में रखती महसूस हुई। फ्रंट मिरर टूटने की वजह से शीशे की किरचियाँ इसके सर पर आ लगी थी, जिससे खून का एक फवारा फूट कर इसके मुंह और कपड़े भिगो रहा था। स्टेयरिंग इसके पेट के करीब फंसा हुआ लग रहा था। दीदम ने अपनी चीखों का गला घोंटने के लिए दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। दर्द से दोहरे होते हुए जुहान ने इस पर एक नज़र डाली। तुम ठीक हो? इसने रुक रुक कर पूछा। दीदम ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। इसने आंखें मीच कर जोर लगाकर स्टेयरिंग पर दबाव डालकर अपने पेट और इसके दरमियान थोड़ा सा फासला बनाया। वो न जाने किस तकलीफ में था। शायद अजियत के आखिरी हदों को छूते हुए वो गाड़ी के सामने वाले शीशे के चकनाचूर होने से खुली होने वाली जगह से बाहर निकला और फिर हाथ पकड़कर दीदम को भी बाहर निकाला और बेदम होकर नीचे बैठता चला गया। दीदम इसके पास दुजानों बैठ गई और इसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। तेज़ बारिश इन दोनों को भिगो रही थी। टकराने वाली गाड़ी जिस स्पीड से टकराई थी इसी स्पीड से आगे बढ़ गई। जुहान एक बार फिर उठकर बैठ गया और दोनों हाथों को दबाव ज़मीन पर डालकर इसने खड़े होने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जुहान ने अपनी कोट की अंदरूनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर दीदम की तरफ बढ़ाया। वो इसे अपने दोस्त का नाम बताकर कॉल करने को कहा। कांपते हाथों से इसने नंबर डायल किया और बात करते हुए इसने जुहान सिकंदर को रोड की साइड ब्लॉकर के साथ टेक लगाकर बैठते बैठते इसकी गर्दन एक साइड पर ढलकते देखा। वो चीखें मारती हुई इस तक पहुंची और इसके चेहरे पर हल्के हल्के थप्पड़ मारकर इसे होश में लाने की कोशिश करने लगी।
ऐसे हमारी बहन बेहोश हो जाए, मैं इसके बेचारे पे थप्पड़ मारूं हल्के हल्के। वह सर्द हाथों गैर होती हालत के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ठंडे फर्श पे बैठी, बस बेहोश, ज़्यादा नुकसान नहीं भाई, अल्लाह माफ़ करे। बस एक जगह पर नजर टिकाया, अल्लाह से शिकवा करनाती, दीदम कमाल, मैंने अगर तुमसे कुछ लिया था तो इसके बदले तुम्हें इससे बेहतर से नवाजा था, लेकिन तुम अपने रब की मसलहतों को ना पहचान सकी, तुम इस पर राजी ना हुई, तो अब आंसू क्यों बहा रही हो? ए मेरे रब, ये नदामत के आंसू हैं, ये आंसू ना शुक्रापन करने के लिए हैं। ज़िंदगी कब से है और कब तक है कौन जाने, अज़ल से अब तक, अज़ल से पहले और इसके बाद भी। बहुत से आए और बहुत से चले गए, और अभी कितनों ने आना है, और ये तो मेरा रब भी बखूबी जानता है। ए मेरे रब, इसे इसकी ज़िंदगी वापस लौटा दे, मेरी खताओं को माफ़ फरमा, तू सबसे बढ़कर माफ़ करने वाला है। तभी ICU की लाइट बंद हुई थी और दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर बाहर आए। इनकी आंखें बंद थी, इसका हर अज़ू समात बन गया। मुबारक हो आप लोगों को, मिस्टर जहान अब खतरे से बाहर हैं। शुक्र है। डॉक्टर की बात सुनकर इसने आंखें खोलकर अपने आंसू साफ किए और उठकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। मुस्तफा सिकंदर ने हैरानगी से इसे जाते हुए देखा। वो टैक्सी लेकर घर पहुंची, वजू करके जायनमाज बिछाकर अपने रब का शुक्र अदा किया। वो पूरे 15 दिन हॉस्पिटल में रहा और हर दिन इसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। कभी कभी इसे लगता था कि कोई इसे छुप छुप कर देखता है, लेकिन वो इसे अपना वहम जानकर चुप हो जाता। मुस्तफ़ा सिकंदर के आने पर वह रोज़ एक उम्मीद से इनकी तरफ देखता और वो दरवाजे की तरफ देखकर चुप हो जाते। वो इसे नहीं बता सकते थे कि वो इनके साथ रोज़ आती है और सुबह से शाम तक कॉरिडोर में बैठी रहती है। वो कहती है कि इसमें बहुत हिम्मत नहीं है जहान सिकंदर का सामना करने की। ठीक 15 दिन के बाद वो घर लौट आया था। वो दीदम कमाल से सख्त बदगुमान हो चुका था। इसने सोच लिया था कि वो भी इसे आज़ाद कर देगा, वो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रख सकता था। चलो जी, यही मसला होता है, एक का दिमाग सेट हुआ तो दूसरे का खराब। रात गए वो अपने कमरे में आया, शावर लेकर बाहर निकला। ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर वो बाल बना रहा था जब इसे अपने पीछे परछाई नजर आई। इससे पहले कि वो मुड़ता, इसने अपनी पुश्त पर गर्म सांसों को महसूस किया। वो दोनों बाजों का हिसार बांधे आंसू बहा रही थी। जहान सिकंदर ने आंखें मूंद ली। अपने सीने पर रखे इसके हाथों को खुद से अलग करते हुए वो इसकी तरफ मुड़ा जो आंसू बहाने का शुक्ल जारी रखे हुए थी। जहान सिकंदर ने थोड़ी से पकड़ कर इसका चेहरा ऊपर किया और आंखों की प्यास बुझाई। दीदम कमाल इसका हाथ झटकर खुद को इसके सीने में छुपा लिया। कमरे में जहान सिकंदर का जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा, हॉस्पिटल में मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बस एहसास शर्मिंदगी था। अंधेरा छट चुका था, सितारों से सजी कहकशां इनकी मुंतशिर थी, खत्म शुद्ध। पता है, हम चाह रहे थे कि इनके थोड़े और हैप्पी सीन होते और इनके बहुत सीन कम थे। मतलब उस लड़के के साथ भी दीदम के सीन इतने ज़्यादा नहीं थे। वो लड़का भी अच्छा था, अगर वो भी लीड होता तो अच्छा था, और जहान सिकंदर भी अच्छा था, लेकिन दोनों के साथ हैप्पी सीन तो कम ही थे। बेचारी रोती ही रही है नावल में, राइटर को भी तरस नहीं आ रहा था आई थिंक। खैर, नावल बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा, और हमारी रिकमेंड लिस्ट में जुड़ चुका है। हम जब भी किसी को करेंगे ना तो यही करेंगे, मतलब साथ जितने भी हैं। और अगले नावल के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। हमने पुराने सारे नावल करे हैं, प्लीज़ सब पे ही कोऑपरेट किया करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हमें रीचा का एक नावल करना है, हम सोच रहे हैं कि ईद के बाद ही करें। और खुदा हाफिज़ मैंने बोल दिया, यही होती है अच्छी दोस्तें, खुदा हाफिज़ के बाद भी बातें करने लग जाती हैं। खैर बस चलो ठीक है।